तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। जो वीडियो स्टार्टिंग में दिखाई गई है उसको देखने के बाद में आप में से कितने ऐसे एसएलवी फैमिली मेंबर है जिसको लगता है कि यार हमारी ज़िंदगी बहुत टफ है। ये जो वीडियो आप लोग देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों की ज़िंदगी बहुत आसान है यार। अगर इस तरीके से अगर आप लोग किसी इंसान के बारे में अगर बात करोगे, इस इंसान की ज़िंदगी आप लोग जाकर देखोगे तो आप लोगों को लगेगा यार हम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये जो इंसान है इनका नाम है आयुष, और आयुष जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिल चुके हैं। इनके द्वारा कई सारी पुरानी पेंटिंग बनाई गई हैं अलग अलग इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के ऊपर, और ही इज़ ए वेरी गुड पेंटर। और देखो कि किस तरीके से इंसान पेंटिंग बना रहा है। तो यार अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत है, जज्बा है और आप लोगों के अंदर एक जीतने की आदत है तो आप लोग ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हो। पर लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस तरीके से इंसान की एक जीतने की आदत होती है उसी तरीके से हारना भी एक आदत होती है। मतलब जैसे कि आप लोग अपना दिन स्टार्ट करते हैं तो दिन स्टार्ट करते ही मॉर्निंग में अगर अलार्म बजने वाला है उससे जस्ट 2 मिनट पहले उठ के आप लोग खड़े हो जाएं, और जैसे ही अलार्म बजे उसको आप लोग खुद अपने हाथों से बंद करें उठने के बाद। यानी कि आप लोगों को पता है अलार्म बजने वाला है और आप लोगों की आंख खुल गई, पर ऐसा नहीं होता है। आप लोग पहला जो मोमेंट होता है मॉर्निंग का उसी में हारते हैं, अलार्म को पोस्टपोन करते हैं, फिर से सो जाते हैं। तो इस तरीके से जिंदगी का जो एक पर्टिकुलर डे स्टार्ट होने वाला है उसका पहला ही मोमेंट आप लोगों को जब हरा कर जाता है तो ये आप लोग की आदत बनती चली जाती है। हर जगह कहीं जा रहे हैं, एक टाइम पर बस पकड़नी थी, छूट गई, चलो कोई नहीं दूसरी में चले जाएंगे। इसी तरीके से ये एक आदत बनती चली जाती है, और जिस दिन ये आदत बन गई उस दिन फिर आप लोगों को हारने जीतने में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। ठीक है यार जो चल रही है ज़िंदगी कट रही है, बस वो वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो ज़िंदगी में से आप लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जीतने को एक आदत की तरीके से रखो, और हारने वाली जो आदत है उससे हमेशा आप लोग डिस्टेंस बना के रखो। जो आप लोगों ने डिसाइड किया है वो आप लोगों ने डिसाइड किया है, किसी और ने आकर आप लोगों के ऊपर थोपा नहीं है कि हाँ सुबह उठना है, एक्सरसाइज करनी है, पानी पीना है थोड़ा सा गुनगुना। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें एक टाइम टेबल फॉलो करना है, आप लोगों ने डिसाइड किया है, किसी ने घर वालों ने थोड़ी थोपी आप लोगों के ऊपर। तो फिर क्यों आप लोग इस आदत को एक सही तरीके से लेकर नहीं चल रहे हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को अपनी आदत में डालनी पड़ेगी, और वो कैसे आएगा, वो आएगा डिसिप्लिन के साथ में। आई होप कि ये बात आप लोग समझ रहे होंगे, और अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा इंप्रूव करने की कोशिश करो यार। आप लोगों की ज़िंदगी है, किसी और की तो है नहीं है। और आप लोगों को ज़िंदगी अगर आप लोग खुद ही नहीं सुधारोगे तो और कोई कौन सुधारेगा। आप लोगों को क्या लगता है अगर मेरी ज़िंदगी बर्बाद होने लगे तो कोई और आकर उसको सुधार देगा? अरे मुझे ही हाथ पैर मारने पड़ेंगे भाई, और कोई कैसे सुधार सकता है। तो ज़िंदगी में कोशिश करो कि अपनी लाइफ को एक प्रोडक्टिविटी के अंदर जीने की कोशिश करो, और जितना ज़्यादा आप लोग प्रोडक्टिविटी होगे उतना ही अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, मोटिवेशन आएगा। उसको कहते हैं इंटरनल मोटिवेशन, और वो कभी मरता नहीं है जब अंदर से आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो शानदार डिस्कशन रहने वाला है आज का। आज है 18 अगस्त। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस बहुत ही शानदार रहने वाला है। इसके अंदर मैं अलग अलग न्यूज़पेपर के मैं आर्टिकल कवर करूंगा। इसी के साथ में जो यहाँ पर हम लोग करंट के साथ में स्टैटिक और प्लस जो यहाँ पर क्वेश्चन भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के साथ साथ में आप लोगों को आंसर राइटिंग के लिए भी प्रैक्टिस हो जाती है। हर एक लेवल पर आप लोग अपने आप को कंफर्टेबल फील करेंगे। आज के तो बहुत ही उम्दा आर्टिकल है। जो भी आर्टिकल आप लोगों के सामने आएंगे आप लोग सुनकर उनको मजा आ जाएगा कि वाह कितने शानदार आर्टिकल है। ठीक है, आज एक पर्सनैलिटी के बारे में आप लोगों से पूछूंगा। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, इनका नाम आप लोगों को लिखना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अभी कोई इशू आता है मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड ये न्यूज़ में आते ही आते हैं। ठीक है, तो इनका नाम लिखिए कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ कौन कौन सही तरीके से बताता है। ठीक है, इसी के साथ में एक इंपॉर्टेंट कोटेशन है यहाँ पर जो कि एथिक्स में आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, और अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा यहाँ पर ये कोटेशन बोली गई थी। ठीक है, यहाँ पर बोला गया था कि हम लोग अननेसेसरली वेस्ट कर रहे हैं अपने जो रिसोर्सेज हैं लड़ाइयों में। कभी चाइना के साथ में हम लोग लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है, कभी पाकिस्तान के साथ में लड़ाई के लिए तैयार रहना पड़ता है। सोचो अगर जो रिसोर्सेज हम लोग वहाँ पर लगा रहे हैं उन रिसोर्सेज को अगर हम लोग यहाँ पर जो एक तरीके से बेरोजगारी को मिटाने में, बीमारी को मिटाने में, गरीबी को मिटाने में, जो पिछड़ापन है उसको मिटाने में लगाए तो कैसा रहेगा। तो कुछ भी लिखने के लिए आता है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, डिजीज, पुअर्टी, बैकवर्डनेस, तो यहाँ पर आप लोग ये रिसोर्सेज के बारे में या फिर लड़ाई के बारे में, तो ये काफ़ी अच्छा कोटेशन आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं आंसर राइटिंग में भी और एसे राइटिंग में भी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाती है। जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम है, वहाँ से जाकर आप लोग इसको देख लिया कीजिए। इसी के साथ में जो नोट्स वगैरह होते हैं सारे हिंदी और इंग्लिश में भी आप लोगों को वो SLV PDF पर मिल जाते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसको देखिए, एक तरीके का विकीपीडिया है आप लोगों के लिए चलता फिरता, जहाँ पर शानदार तरीके से आप लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं। और आंसर राइटिंग के लिए यहाँ पर ये ग्रुप है जहाँ पर आप लोग अपनी आंसर राइटिंग कर सकते हैं।
जो रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहे हैं उनका आप लोग आंसर भी देख सकते हैं और एक दूसरे के साथ में आप लोग मैच भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोगों की पढ़ाई जो है वो एक सही डायरेक्शन में आप लोगों को होती नजर आएगी। और सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। कई सारे बच्चे पूछने लगते हैं सर इसको ज्वाइन करने का पैसा क्या है, जो नए नए जो बच्चे आकर जुड़ते हैं। तो कोई पैसा नहीं है, आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए अच्छे से, तो सारी चीज़ें जो है उसके लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे मिल जाते हैं। कल एक पर्टिकुलर ट्वीट ने बवाल कर दिया और ये जो ट्वीट है यहाँ पर ये काफ़ी लार्ज स्केल पर वायरल भी हुआ। हमारी कंट्री के जो हरदीप सिंह पुरी साहब जो हैं, जो मिनिस्टर साहब, उनके द्वारा क्या किया, उनके द्वारा एक कमेंट किया गया 7:32 पे मॉर्निंग में, यानी कि 17 अगस्त को यहाँ पर इनके द्वारा कमेंट किया गया और इनके द्वारा बोला गया कि जो इंडिया यानी कि जो भारत है वो वेलकम करता है जो भी रिफ्यूजी आते हैं बाहर से, यानी कि किसी भी देश से अगर हमारी कंट्री में कोई रिफ्यूजी आता है, रिफ्यूजी क्या होता है, जो अपना देश छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चला जाता है किसी रीजन की वजह से। वो हो सकता है वहां पर पानी भर गया, बाढ़ आ गई, हो सकता है वहां पर लड़ाई हो गई, कोई महामारी फैल गई। तो यहाँ पर इनके द्वारा कमेंट किया है कि हम लोग हमेशा से रिफ्यूजी को एक्सेप्ट करते हुए आए हैं और अभी रोहिंग्या कम्युनिटी जो है उसके लिए काफी बड़ा डिसीजन लिया गया है कि उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए फ्लैट जो दिए जा रहे हैं दिल्ली के अंदर वो प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो उनको बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी और इसी के साथ में यहाँ पर उनको दिल्ली पुलिस से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। ये कमेंट आता है इनका लगभग 7:30 बजे। तो यहाँ पर जैसे ही ये ट्वीट आता है तो यहाँ पर ये ट्वीट जो है वायरल होने लगता है कि हाँ इस तरीके से क्या कोई डिसीजन लिया गया है। तो इसको लेकर यहाँ पर जब काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया और कई सारी और न्यूज़पेपर एजेंसी ने इसको कवर कर लिया, फिर दूसरा ट्वीट आता है यहाँ पर गृह मंत्रालय यानी कि होम मिनिस्ट्री की साइड से, ये आता है लगभग 2:50 पर। ये बोलते हैं कि जो भी बातें यहाँ पर हैं उनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है और अगर वास्तविक जीवन से कोई संबंध है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। तो यहाँ पर इसका रिप्लाई किया जाता है और बोला जाता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसी न्यूज़, कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं है जो कि यहाँ पर इस तरीके से प्रोवाइड कराएगी। यहाँ पर ये सब इलीगल फॉरेनर हैं, रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग, ये बोला गया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। और यहाँ पर इनको यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं कि दिल्ली के अंदर इनको फ्लैट प्रोवाइड कराने की कोई भी ऐसी डायरेक्शन यहाँ पर नहीं दी गई है। अगर दिल्ली के अंदर बात करें तो यहाँ पर ये माना जाता है मोटे मोटे तौर पर 40,000 के करीब जो रोहिंग्या कम्युनिटी के जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। ये यहाँ पर आप लोगों को खासकर दिल्ली के कई सारे मेन एरिया में, कई सारी कॉलोनीज में आप लोगों को बसे हुए नजर आएंगे। कईयों के मन में ये आ रहा होगा कि यार ये रोहिंग्या कम्युनिटी है क्या, आए कहाँ से। इसके बारे में कुछ और बेसिक बातें अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अभी फिलहाल जो सीधा सीधा बोल दिया गया यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पर गवर्नमेंट के द्वारा कि रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो सिक्योरिटी के लिए थ्रेट है यहाँ पर, और काफ़ी हद तक इसके बारे में कई बार कई सारी बातें भी यहाँ पर बोली जाती है। इसके ऊपर पॉलिटिक्स भी होने लगती है कई बार इस मुद्दे के ऊपर। पर लेकिन क्या ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए काम की है? नहीं। काम की क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले तो रोहिंग्या कम्युनिटी है कहाँ पे, तो एक पर्टिकुलर एरिया है म्यांमार का जो कि रखाइन स्टेट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। रखाइन स्टेट जहाँ पर मैक्सिमम रोहिंग्या कम्युनिटी पाई जाती थी। हुआ क्या यहाँ पर, इनकी आर्मी, जो म्यांमार की आर्मी और जो लोकल कम्युनिटी है, जो रखाइन कम्युनिटी जो कि एक मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटी है, इनके बीच में झड़प हो जाती है। तो जैसे यहाँ पर ये झड़प होती है तो यहाँ पर आर्मी जो है वो इनको दबा दबा कर मारना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से अलग अलग रीजन में भाग जाते हैं। कोई थाईलैंड में भाग गया, कोई इंडिया में भाग गया, दुनिया में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं बांग्लादेश में है, कोई श्रीलंका में भाग गया, क्योंकि एक साइड में कुआ तो एक साइड में खाई। यहाँ पर इनकी जान ये बनी कि यहाँ पर ये तो मर जाओ या फिर यहाँ पर आप लोग भाग जाओ। तो ये सिचुएशन यहाँ पर बनी। एक नाफ रिवर के नाम से कई बार रिवर पूछी जाती है आप लोगों से एग्जाम में, रिसेंटली अभी कई सारे वनडे टाइप एग्जाम में पूछी गई। जब ये यहाँ से भाग रहे थे निकलकर तो ये रिवर का फ्लो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। ये माना गया बहुत सारे लोग तो इसमें बह गए यहाँ पर, तो इनको ये रिवर पार करके जानी थी अगर इनको बांग्लादेश में एंट्री करनी है तो यहाँ पर लगा कि पीछे से आर्मी मार रही है तो वहाँ से तो अच्छा है कि यहाँ पर एक बार को नदियों में बहेंगे, हो सकता है बच जाए, पर आर्मी नहीं छोड़ेगी। तो बहुत ही बुरी कंडीशन बनी। तो उसी में से लगभग 40,000 की जो करीब कम्युनिटी है वो आप लोगों को इंडिया के अंदर देखने को मिलेगी। और बांग्लादेश में तो कई बार कोई बोलते हैं 5 लाख, कोई 6, कोई 11, मतलब बहुत ही लार्ज स्केल पर बोलते हैं कि वहाँ पर लोग रहते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है इसके बारे में अगर पूछे कोई तो जीएस पेपर 3 के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला इशू है वहाँ से आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। इसके बारे में पहले भी कई सारी बातें की गई है कि रोहिंग्या कम्युनिटी जो है इसके साथ में इशू क्या कनेक्टेड है। सबसे पहले तो देखिए ये भाग कर आए, इनके पास में कोई रहना खाना पीना कुछ भी नहीं है, एजुकेशन हेल्थ कुछ सर्विस नहीं है।
तो कल को चलकर इनको जरा सी देर में कोई भी पैसा देकर बहला फुसला सकता है और इनका गलत इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा हमारी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा और सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा बोला गया कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये थ्रेट हो सकता है। ठीक है, इंटरेस्ट क्लैश कर सकते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ सकती है, मिलिटेंसी बढ़ सकती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग बढ़ सकती है और लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन भी हमारे देश के अंदर में बिगड़ सकती है। ये इनके द्वारा यहाँ पर बातें बोलेगी, जिसके चलते यहाँ पर कई बार आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर इशू अगर लिखने के लिए आ जाए तो क्या इशू है, तो आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। हमारी कंट्री में अगर कोई बाहर से आता है तो उसको लीगल तरीके से आना पड़ता है। उसके तरीके क्या क्या हैं? अगर किसी को हमारे देश में एंट्री करनी है तो यहाँ पर पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट है 1920, ये उसको फॉलो करना पड़ेगा। फॉरेनर एक्ट है 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फॉरेनर एक्ट है 1939 और सिटीजनशिप एक्ट है ये 1955। अभी आप लोगों ने एक कानून के बारे में कई बार सुना होगा जिसको बोलते हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बेसिक जो फंडा था वो ये था कि आज की डेट में हमारे देश में 3 देश से अगर कोई आते हैं, 3 देश पता है आप लोग कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, पाकिस्तान और इसी के साथ में अफगानिस्तान से। अगर कोई नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा आता है, यानी कि मुस्लिम का नहीं आएगा, रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर मैक्सिमम जो लोग पाए जाते हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी के पाए जाते हैं, और अगर मुस्लिम कम्युनिटी को अलाउ किया जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सारे देशों में से कोई भी आ सकते हैं यहाँ पर। लेकिन बोला गया कि यहाँ पर मैक्सिमम जो माइनॉरिटी है, जैसे कि जो हिंदू कम्युनिटी है, जैन, सिख, ईसाई, वो वहां पर काफी प्रॉब्लम में रहते हैं, तो उनको अलाउ किया गया बस वहां पर। तो वो फंडा यहाँ पर देखने को मिला। तो उसके चलते बार बार कई बार यहाँ पर ये रोहिंग्या कम्युनिटी जो है वो न्यूज में रहती है और इसके बारे में कई सारी बातें भी यहाँ पर की जाती है। तो ये मैप लोकेशन कहाँ पर है, इसके चलते आप लोगों से ये कुछ बातें जो है वो पूछी जा सकती हैं। रीजन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसके बारे में लोकसभा के अंदर भी डिस्कशन हो चुका है कई बार। जब यहां पर रोहिंग्या कम्युनिटी की इलीगल एक्टिविटी के बारे में बोला तो उस टाइम पर भी बोला गया कि यहां पर काफी सेंसिटिव इशू है। यहां पर एक तरीके से इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा बोला गया कि दिक्कत क्रिएट की जा सकती है यहां पर। ठीक है, तो एक बैलेंस बनाकर चलने की जरूरत है। तो ये पूरा आर्टिकल है जिसकी वजह से यहां पर कल बवाल हुआ। हो सकता है इसके ऊपर एक आध दिन में आप लोग को जो आगे एडिटोरियल वगैरह भी ये सारी चीज देखने को मिले, तो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए कहां से आए, क्यों आए, क्या दिक्कत था, पूरा टॉपिक आप लोग यहाँ पर कवर हो गया। और मैप बेस्ड क्वेश्चन बन जाएगा यहाँ पर जरा सी देर में। ठीक है, रिवर के बारे में आप लोगों से पूछ ले। यहाँ पर एक सितवे पोर्ट आप लोगों यहाँ पर देखने को मिलेगा जो काफी इंपॉर्टेंट है। चाइना का ह्यूज इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, तो चाइना चाहता है यहाँ पर शांति बनी रहे, क्योंकि अगर यहाँ पर शांति नहीं रहेगी तो चाइना का जो इन्वेस्टमेंट है वो यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए चाइना हमेशा से कोशिश करता है कि यहाँ पर मीडिएशन किया जाए बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में। बांग्लादेश बोलता है कि जो भी हमारे यहाँ बसा रखे हैं यार, अपने रोहिंग्या कम्युनिटी के लोगों को लेकर जाओ। तो इसके चलते कई बार वो यूनाइटेड नेशन के अंदर भी जाकर बातें कर चुके हैं, पर लेकिन किसी का इंटरेस्ट ही नहीं आता इसके अंदर, और ये मुद्दा जो है बार बार इग्नोर कर दिया जाता है। इसके पीछे रीजन यहाँ पर सीधा सीधा आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि इंसान इंटरेस्ट कहाँ पर लेता है, जहां पर उसको कोई फायदा हो। तो दुनिया को कोई फायदा नहीं है यहाँ पर, तो ये मर रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो मरने दो। तो वो सिचुएशन आप लोगों को नजर आती है। तो एक पूरा एक टॉपिक है जिसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। वैसे अगर आप लोगों से कोई पूछे यहाँ पर, आप लोग इसके बारे में क्या बोलेंगे? रोहिंग्या कम्युनिटी को अलाउ करना चाहिए, यहाँ पर उनको प्रॉपर मकान वगैरह देने चाहिए, इस तरीके से उनको यहाँ पर हमारी कंट्री में सेटल करना चाहिए। अगर देखा जाए तो आप लोग इसके बारे में क्या आंसर देंगे, यस या फिर नो? यस तो क्यों और नो तो क्यों, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। ठीक है, और अपना शेड्यूल अच्छे से फॉलो करा करो यार। जो भी आप लोगों के जो भी जिंदगी का जो पूरा पैटर्न चलता है उसके बारे में आप लोग देखा करो कि कैसे अपनी जिंदगी को लेकर चल रहे हैं। कल का टारगेट कितना अचीव किया है वो जरूर बताया करो। इसी के साथ में आज का टारगेट क्या है वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और जो भी आर्टिकल आप लोगों को पसंद आता है उस आर्टिकल पे आप लोग बता सकते हैं कौन सी ऐसी चीज है जो आप लोगों को पसंद आई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। फीडबैक दिया करो, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हो, 1 सेकंड लगती है। इससे मुझे पता चलता रहता है कि वीडियो कैसी है। मुझे क्या, यूट्यूब को भी पता चलता है कि वीडियो कैसी है, उसी के बेस पर वो उसको आगे बताता है। क्योंकि यूट्यूब को कैसे पता चलेगा वीडियो अच्छी है फिर बुरी है, तो वो आप लोग बताओगे उसको लाइक डिसलाइक कर कमेंट कर शेयर कर उससे पता चलता है वीडियो कि हाँ ठीक वीडियो है ये। वरना फिर वो उसके साथ में उन्हें कहते हैं उसके साथ में फिर वो कबड्डी खेलता है। ठीक है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ये फीडबैक जरूर दे दिया करो। ये कि यार इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसके ऊपर जितने भी आप लोग स्टार लगाओगे उतने कम है, क्योंकि सोसाइटी में कई सारी ऐसी कुरीतियाँ होती हैं जो कि अगर सोसाइटी में ऐसे ही चलती रहें तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। और कई बार लोगों को लगता है कि वो सही कर रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में जब उसके बैकग्राउंड में जाकर देखा जाता है तो लगता है कि यार बहुत गलत कर दिया। तो उस गलती को रोकने के लिए भी आप लोग यहाँ पर ये स्कीम बोल सकते हैं। इसके बारे में बात करूंगा, पीआईबी के अंदर कवर किया गया यहाँ पर स्माइल 75 इनिशिएटिव, जो कि हमारे देश में भी स्टार्ट किया गया। इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू में दे चुका हूं आप लोगों को पहले, अभी यहाँ पर डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है उसके अंदर आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अभी हमारे देश में एक स्माइल नाम का प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया।
तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस्माइल से आप लोगों को एक पॉजिटिव वाइब्स निकल कर आ रही है कि कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, ठीक है। तो इस्माइल जो है पॉजिटिव वर्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर प्रोजेक्ट का नाम होता कि सैड इनिशिएटिव तो नाम में ये सैडनेस थी यहाँ पर, ठीक है। तो इस्माइल की कोई ना कोई फुल फॉर्म भी होगी, जी हाँ बिल्कुल। तो बोला गया कि सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, इसको इस्माइल 75 का नाम दिया गया। समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? इसका मतलब ये है कि ये एक तरीका है, एक ऐसा मिशन स्टार्ट किया गया जिसमें ऐसे लोग जो कि मार्जिनलाइज हैं, यानी कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा सड़कों पर भीख मांगते हैं, अपनी जिंदगी का गुजर बसारा करते हैं। अक्सर अगर आप लोग कहीं पर बाइक लेकर जाते हैं, गाड़ी लेकर जाते हैं, तो आप लोगों को शीशे पर खटखटाते हुए नजर आएंगे कि भैया पैसा दे दो, ठीक है। और बच्चा गोद में लिए हुए, कई बार छोटी छोटी बच्चियां जिनकी एज भी नहीं लगती है कि प्रेग्नेंट होने की, वो भी छोटे छोटे बच्चे लेकर कई बार घूमती हैं। और इस तरीके की कंडीशन भी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बहुत ही बुरी एक दयनीय कंडीशन में रहते हैं। कहीं भी आप लोगों को रोड के आसपास साइड में जो कहीं भी थोड़ी बहुत जगह दिख जाती है, वहां पर कई बार ये इस तरीके अपने छोटी झोपड़पट्टी टाइप की बनाकर वहां पर रहते हुए नजर आते हैं। वहीं पर ही खाना पीना, नहाना धोना, सारी चीजें वहीं पर देखने को मिलती है। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि कितनी बुरी सिचुएशन यहाँ पर रहती है। तो वो बुरी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इंपॉर्टेंट बात अब यहाँ पर ये कि इसको इंप्रूव कैसे किया जाए। तो इसी के लिए हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो है उसके द्वारा यहाँ पर एक इनिशिएटिव लाया गया। क्यों? क्योंकि आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके चलते इतना तो बनता है कि जो ये ऐसा तबका है सोसाइटी में, उसकी लाइफ को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके ऊपर फोकस देने के लिए ये प्रोजेक्ट है। यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी भी आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और आप लोग उसके साथ में कनेक्ट भी कर पाएंगे। यहाँ पर टारगेट क्या है कि बैगिंग फ्री सोसाइटी बनानी है हम लोग को। अपना देश जो है बैगिंग फ्री, यानी कि कोई भी भीख मांगता हुआ सड़कों पर नजर न आए। तो वो कब होगा? इंसान भीख कब मांगता है? अगर कल को चलकर किसी इंसान को सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर हो जाए, तो वो उसकी लाइफ की सबसे वर्स्ट कंडीशन होगी कि हाँ यार भीख मांगना उसको पड़ रहा है, उस इंसान के पास में कोई भी रिसोर्सेज नहीं बचे हुए हैं। पर लेकिन सोचो, जब ये भीख मांगना जो है मजबूरी नहीं, इस भीख मांगने को लोग प्रोफेशन बना ले तो क्या रहेगा? तो उसको लोग इंजॉय करने लगते हैं। और यही एक दुर्भाग्य होता है फिर देश का कि एक ऐसा इंसान जो कि हट्टा खट्टा है और वो भीख मांगता हुआ नजर आता है। मैंने कई बार देखा है, जब मैं कहीं सड़क पर जा रहा हूँ, कोई मिल जाती है, कई सारी औरतें रहती हैं कि बैठ के एक तरीके ना कि कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ पैसे दे दो। तो कई बार मैं उनको कई बार बातें करता हूँ कि आपकी एज की मेरी मम्मी है और वो घर पे इतना काम करती हैं पूरे दिन। मैंने कहा आप भी कहीं जाकर काम कर सकते हैं। तो फिर क्या करेंगे? मुंह चिकड़ा के निकल लेंगे, ठीक है, कि यहाँ भाषण दे रहे हैं हम लोगों को। तो कई बार ऐसा होता है, ठीक है। अगर मेरे पास कुछ खाने पीने का सामान होता है तो मैं अक्सर दे देता हूँ, पर लेकिन पैसे मैं कभी नहीं देता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आप भी यहाँ पर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि कभी भी किसी को पैसे मत दो, क्योंकि आप लोग एक ऐसी सोसाइटी पैरेलल में बना रहे हो जो कि अपनी जिंदगी में भीख मांगना प्रोफेशन बनाती जा रही है। अगर आप लोग दया में आकर वहां पर उनको पैसे दे रहे हो, वो माहौल ही ऐसा बनाते हैं बिल्कुल, ठीक है, कि उनके ऊपर लोग दया करें थोड़ी सी, वो वाली चीजें देखने को मिलेगी। वो एक तरीके एक्टर है भाई साहब, मूवी में आप लोगों ने देखा है ना एक्टर कैसे नजर आते हैं, तो वो उस तरीके एक्टिंग करते हैं। आप लोग क्या लगता है? जैसे मैं आप लोग थोड़ा सा एक उदाहरण देना चाहूंगा, उसको अदरवाइज मत लेना। अरविंद केजरीवाल जी को आप लोगों ने देखा है, ठीक है। उनके कपड़े अगर आप लोग देखोगे तो एक ऐसा लगेगा एक मिडिल क्लास फैमिली का एक ऐसा जो कि 20-25 हज़ार रुपए की जॉब करने वाला इंसान आ रहा है सामने से। और जाके सर्च करना, देश के अंदर में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर को अगर किसी को सैलरी मिलती है तो वो दिल्ली के सीएम को सैलरी मिलती है, ठीक है। हो सकता है शायद पहले पे भी आई थिंक या दूसरे पर है, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या लगता है, तो वो ऐसा माहौल क्यों बनाया जाता है? तो उसको दिखाने के लिए, ताकि आप लोग कनेक्ट कर सको कि उनकी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी है। अरे भाई ये आम आदमी जैसे ही दिखते हैं। अभी आप लोगों ने देखा ये जो लाइगर मूवी के बारे में आप लोगों ने सुना, वो बंदा जो चप्पलें पहन के घूम रहा है उसमें अपनी मूवी का एडवर्टीजमेंट करते हुए, ठीक है। तो वो क्या चीजें हैं, वो दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अपना कैरेक्टर, जो कैरेक्टर मूवी में उस इंसान ने रोल प्ले किया है, तो वो एक्टर है। तो यहां पर भी जो भीख मांग रहा है ना, वो एक तरीके से एक्टर बन चुका है भाई साहब। वो ऐसी एक्टिंग कर रहा है कि हाँ उसको भीख दे दी जाए, कोई हाथ पैर टूटा हुआ दिखाएंगे, जबकि कई बार होता नहीं है, पागलपन दिखाएंगे उसमें, टोकरी में उन्हें एक गाड़ी सी में बैठा लेते हैं, किसी को पागलपन दिखा के उसको लेते हैं, तो पैसे कमाते हैं आराम से, फिर शाम को जाकर अपना मजे में एंजॉय करते हैं, दारू वारू पीते हैं, पता नहीं क्या क्या, और कई सारे उनको जो फोर्स करके बैठाते हैं तो उनसे पैसा भी छीन ले जाते हैं। तो ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो ये बहुत ही प्यारा इनिशिएटिव है, खासकर इस टाइम पर जब आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग यहां पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, अलग अलग जो एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यहां पर काम कर रही है, जो चाहते हैं सोसाइटी को इंप्रूव करना।
ताकि जो बैगिंग का एक्ट है, इनके भीख मांगने की जो प्रक्रिया है उसको खत्म किया जा सके। तो खत्म करेंगे तो फिर उनको कुछ काम देना पड़ेगा, तो इसलिए रिहेबिलिटेशन की बात की जा रही है ताकि उनको कोई और काम दे सके। कई बार बीमारी रहती है तो मेडिकल फैसिलिटी उनको मिल जाएगी। उनका दिमाग भी कई बार ऐसा लगता है जैसे दिमाग के फ्यूज उड़े हुए हैं, तो उनको बैठाकर अवेयर कराया जाएगा, उनकी काउंसलिंग की जाएगी। जो बच्चा पढ़ने लायक है उसको स्कूल में डाला जाएगा, जो कुछ सीखने लायक है, जिसको मैं बोल रहा था ना कि मैंने कहा ऐसा लगता है आप तो मेरी जैसे मम्मी की उम्र की है, कम से कम जाकर कोई काम करो, ठीक है, तो कहीं पर आप लोग किसी पर अपना कमा सकते हो, भीख नहीं मांगना पड़ेगा, तो उनको कोई ना कोई स्किल दी जाए फिर यहाँ पर, ठीक है, और कुछ ना कुछ इस तरीके से कनेक्ट करें हमारे देश की इकोनॉमी के साथ में ताकि फायदा उठाया जा सके, उनके लिए कोई वेलफेयर स्कीम भी लेकर आए। तो सारा काम जो है एक ग्राउंड लेवल पर करना पड़ेगा, और जब तक ये ग्राउंड लेवल पर काम नहीं होगा तब तक सोल्यूशन नहीं आएगा। आप लोग बोलो, एक बार एक ऐसी बात है कि यहाँ जो भी भीख मांगता है उसको पकड़कर जेल में डाल दो, ठीक है, तो ये देखिए ये बिल्कुल गलत बात होती है। इंसान अगर कोई भीख मांग रहा है, ठीक है, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारे संविधान के अंदर में पार्ट 3 में जब आप लोग जाते हैं तो फंडामेंटल राइट लिखे हुए थे, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक का। उसके अंदर में आर्टिकल है 21। आर्टिकल 21 जो होता है वो राइट टू लाइफ के बारे में बात करता है, और राइट टू लाइफ के साथ में राइट टू एक डिग्निफाइड लाइफ के बारे में बात करता है कि एक अच्छी लाइफ होनी चाहिए। पर लेकिन वो डिग्निफाइड लाइफ इंसान को अगर खाना ही नहीं मिल रहा है तो डिग्निटी कैसी रहेगी, वो तो खत्म हो गई ना। और खाना मिलने, वो खाने के लिए भीख मांग रहा है तो आप लोग उसको जेल में डाल रहे हो, तो इनडायरेक्ट वे में उसकी जिंदगी छीन रहे हो आप लोग, क्योंकि वो इसलिए भीख मांग रहा है ताकि वो जिंदा रह सके। एक्चुअल में तो वो ऐसे ही दिखा रहा है, बाकी बैकग्राउंड में क्या चल रहा है वो तो वही जानता है, पर लेकिन रियलिटी यहां पर आती है। तो आर्टिकल 21 भी यहां पर आड़े आ जाता है कई बार, अगर यहां पर कोई ऐसा कानून बनाने की बातें की जाती है। तो इसको रोकने के लिए यहां पर ये सही तरीका है कि उनको कोई ऑल्टरनेटिव चीज दी जाए। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और इंपावरमेंट जो है वो यहां पर आप लोगों को काम करती हुई नजर आती है कि कैसे इस चीज को सुधारना है। और कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या होता है कि आप लोग अपना पॉलिटी पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, जनरल स्टडी भी आप लोग अपना करंट अफेयर भी कवर करो, पूरा दूसरा हिस्ट्री ज्योग्राफी भी देखो, अपना इंटरव्यू की भी तैयारी करो, प्रीलिम्स और मेंस आंसर राइटिंग भी करो। तो ये क्या होगी, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी होगी, ये नहीं कि प्रीलिम्स लेके भागे जा रहे हैं बस, ठीक है। आप लोगों को प्रॉपर एक प्लान बनाकर अपना चलना पड़ेगा, कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्लान बनाना पड़ेगा ताकि हर एक पॉइंट आप लोगों का क्लियर हो। कभी करंट अफेयर इतना आ जाता है तो कभी आप लोगों से वहां पर जो है जो इन्वायरमेंट वाला पोर्शन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए। तो कहने का मतलब यहां पर है कि पूरा एक स्टैटिक पोर्शन भी कवर करना पड़ेगा। मैं क्या करता हूं, आप लोगों को करंट के साथ में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन जिसको आप लोग स्टैटिक बोलते हो वो कवर कराता हूं। इसी के साथ में क्या होता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं तो प्रीलिम्स तैयार होता है, ठीक है। कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से आंसर राइटिंग के देता हूं तो आप लोगों को आंसर राइटिंग वाली प्रैक्टिस होती है। कई बार आप लोगों से इंटरव्यू के भी क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मैंने कहा क्या क्या करोगे, तो वो भी तैयारी होती है। तो इसको कॉम्प्रिहेंसिव चीज बोलते हैं कि यहां पर एक ही उसके थाली के अंदर पूरी बैलेंस डाइट मिल रही है, ठीक है। तो उस तरीके से पूरा ऐसा ही प्लान बनाना पड़ेगा अगर यहां पर भुखमरी को हम लोग को हटाना है, और इसमें सेंटर और स्टेट दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा बड़े ही शानदार तरीके से। ये जो चार्ट है यहां पर आप लोगों को ये बताएगा, अगर भिखारियों के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा भिखारी जो हैं वो किस पर्टिकुलर कम्युनिटी से यहां पर निकल कर आते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, हमारे देश में सबसे ज्यादा भिखारी जो है वो कौन से राज्य में पाए जाते हैं, कौन से स्टेट के अंदर पाए जाते हैं, आप लोग ये बताइए। तो देखता हूं कौन से आंसर देते हैं। इसका आंसर आप लोग बताइए, अभी आप लोग को हालांकि बताऊंगा मैं इसी आर्टिकल के अंदर में, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें जो रिलीजियस ओरिएंटेशन के अंदर अगर आप लोग जाएंगे जो भीख मांगनी कैटेगरी में, तो आप लोगों को सबसे ज्यादा कम्युनिटी जो है वो यहां पर हिंदू देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी ये पूरा नंबर टोटल बताऊंगा, फिर मुस्लिम, फिर क्रिश्चियन, फिर सिख, फिर बुद्धिस्ट, फिर जैन। तो ये आप लोगों को यहाँ पर जो रिलीजियस ओरिएंटेशन है जो आज की डेट में जो अलग अलग आप लोगों को भीख मांगने की कैटेगरी में देखने को मिलते हैं। और अगर मेल और फीमेल को यहाँ पर डिवाइड कर दें यहाँ पर, ठीक है, तो मेल और फीमेल में आप लोगों को जो है ये यहाँ पर कंडीशन देख सकते हैं, हिंदू में मेल और फीमेल, फिर इसी के साथ में मुस्लिम में मेल और फीमेल। तो मेल आप लोगों को ज्यादा नजर आएंगे, फीमेल आप लोगों को कम यहाँ पर नजर आएगी। तो ये जो डेटा आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं यहाँ पर, ये 2011 सेंसस का डेटा आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहां पर ये 2001 सेंसस का जो डेटा था उस टाइम पर जो भिखारियों की संख्या थी, अभी उसके कंपेयर में आप लोगों को यहां पर कम देखने को मिल रही है। तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। कुछ और बातें आप लोगों को बताता हूं, जैसे कि अभी सेंसस के बारे में बात करें, अभी लेटेस्ट अगर जो डेटा को आप लोग देखोगे यहां से, ये थोड़ा पुराना है, अभी थोड़ा कुछ और ज्यादा संख्या यहां पर बढ़ गई है। अभी फिलहाल के टाइम पर यह माना जा रहा है कि 4,13,670 के करीब हमारे देश में भिखारी हैं, जिसमें से लगभग 2-2.25 के करीब जो है यहाँ पर ये मेल देखने को मिलेंगे और लगभग 2 के करीब आप लोगों को यहाँ पर फीमेल देखने को मिलेगी। यानी कि अगर स्टेटमेंट में देकर कोई पूछ ले कि महिला ज्यादा भिखारी हैं या फिर पुरुष ज्यादा भिखारी हैं, तो पुरुष ज्यादा भिखारी हैं, ठीक है। मतलब पुरुष ज्यादा भिखारी नहीं, मतलब जो भीख मांग रहे हैं उसमें पुरुषों की संख्या ज्यादा है, ठीक है। उसको वैसे मत लेना, पुरुष ज्यादा भिखारी है, ठीक है।
अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल यहाँ पर पहले नंबर पर है, जो कि एक दुखद घटना बोल सकते हो। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश और तीसरे नंबर पर बिहार। और पॉपुलेशन के मामले में देखोगे ये वो राज्य है जहां पर काफी ज्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप में ये माना जाता है ओनली 2 भिखारी आप लोगों को देखने को मिलते हैं 2011 सेंसस के हिसाब से। अगर बात करें दिल्ली में, अगर आप लोग जाओगे कभी यहाँ पर, अगर जैसे कि दिल्ली रेलवे स्टेशन के आसपास में कभी आप लोग जाओगे तो ये संख्या इतनी ज्यादा तादाद में बढ़ जाती है, बहुत ही आप लोगों को कंडीशन खराब होती नजर आती है। जहां पर भी रेड लाइट पे आप लोग रुक जाओगे, ठीक है, कहीं पर भी जहां पर वो लाल बत्ती होती है, तो वहीं पर ही तुरंत दुनिया भर के आप लोगों के आसपास में लोग जो है वो खड़े हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर न्यू दिल्ली के अंदर में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा लार्जेस्ट है। चंडीगढ़ के अंदर में दूसरे नंबर पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये बातें की जा रही है। अगर नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में जाएंगे तो आसाम टॉप करता है चार्टर को, लगभग 22,000 के करीब है, ठीक है। और मिजोरम में सबसे कम देखने को मिलेंगे, लगभग 53 के करीब आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि इतने सारे लोग जो भीख मांग रहे हैं, ये 4-4.25 लाख के करीब। सोचो अगर 4-4.25 लाख के करीब लोग काम करना स्टार्ट कर देंगे ढंग से, तो कितनी सही डायरेक्शन में चीजें लेकर जाई जा सकती है। वरना आज की डेट में क्या है, यहाँ पर ये प्रॉब्लम है सोसाइटी के अंदर में। आप लोग बोलोगे सर बड़ी हार्ड स्टेटमेंट यूज कर रहे हो कि भिखारी जो है सोसाइटी में प्रॉब्लम है, वो कैसे, समझाता हूं। हमारी कंट्री के ऊपर एक तो इकोनॉमिक बर्डन है, क्योंकि कुछ कमा नहीं रहे हैं, ठीक है, ये मांग मांग कर खा रहे हैं, तो ये एक तरीके से अनएम्प्लॉयड है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक तरीके से बर्डन है, कोई कमाना नहीं, जो कोई कमा नहीं रहा है बस खा रहा है, तो एक तरीके से वो बर्डन होता है, ठीक है। ये सोसाइटी के ऊपर भी बर्डन होता है, कंट्री के ऊपर भी और परिवार के ऊपर भी, क्योंकि एक परिवार में 5 लोग हैं और 5 में से कोई नहीं कमा रहा है, ठीक है। तो एक तरीका बर्डन हो गया ये इकोनॉमी के ऊपर, अगर आप लोग यहां पर बात करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर आप लोगों से यहां पर बात की जाए तो दूसरे नंबर पर ड्रग्स एब्यूज, यानी कि नशीले पदार्थों का यूज करते हुए काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इनको बहलाया फुसलाया जाता है, तो वो कंडीशन यहां पर देखने को मिलती है। ट्रैफिकिंग का शिकार होते हैं, ह्यूमन तस्करी, आप लोगों ने देखा होगा अभी रिसेंटली मूवी आई आलिया भट्ट की, कौन सा था नाम, गंगूबाई, ठीक है। तो इस तरीके से प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ढकेला जाता है, वेश्यावृत्ति के धंधे में यहां पर धकेला जाता है। अभी आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, यहां पर कई सारे बोलेंगे सर ये तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक जजमेंट दिया है, तो उसको आप लोगों को माइंड में थोड़ा सा क्लियर करके चलना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है, अगर एक इंसान है ए, उसको वेश्यावृत्ति के धंधे में जाना है, उसको लग रहा है कि हाँ उसको इसको एज ए प्रोफेशन लेना है, वो उसको एज ए प्रोफेशन ले सकता है अगर उसकी इच्छा कर रही है, क्योंकि उसकी बॉडी है भाई, वो अपनी बॉडी अपने अधिकार रखेगा। तो आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी, उसकी खुद की बॉडी के अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट, ये उसको अधिकार देते हैं। तो अगर कोई पर्टिकुलर ए पर्सन अपनी मर्जी से जा रहा है इस धंधे में, तो उसको कोई नहीं रोकेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी मर्जी से अपनी देह का व्यापार कर सकता है। पर किंतु परंतु अपितु बल्कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को कोई धकेल रहा है, जैसे कि गंगूबाई को धकेला गया वहां पर, वो बिल्कुल गलत है, वहां पर वो कोई हरकतें नहीं करेगा। तो प्रोस्टिट्यूशन एज ए प्रोफेशन ऐसे नहीं है कि उसमें कोई धकेला जाए, ऐसे है कि कोई अपनी इच्छा से लगे कि हाँ ठीक है मुझे कर लेना चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो उसके लिए यहां पर सही है। तो ये बात आप लोगों को माइंड में यहां पर क्लियर करनी है। तो प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में इनको धकेला जाता है जबरदस्ती। चाइल्ड रिलेटेड क्राइम देखने को मिलते हैं, जैसे आप लोगों ने स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी देखी होगी, उसमें यही पूरा धंधा दिखाया गया है और ऑस्कर मिला उस मूवी को। ऑर्गेनाइज क्राइम, तो ये सारी प्रॉब्लम है, कल को चल के लिखने के लिए आ जाए तो ये काफी बेहतरीन टाइप के पॉइंट है आप लोगों के सामने, जिनको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सोसाइटल अगर बात करें, सोसाइटी का एटीट्यूड कैसा रहता है, सोसाइटी कैसे देखते हैं भिखारियों को, अगर आप लोग देखें नॉर्मल तरीके से तो नेगेटिव तरीके से देखती है, कोई पॉजिटिव नहीं है, वाओ यार भिखारी आ गया, प्रणाम भिखारी जी, कैसी जिंदगी चल रही है, ऐसे थोड़े ना उसको धक्का देंगे, कोई बोलेगा ठीक है पर चल यार, क्यों परेशान, वैसे ही लोग परेशान रहते हैं, आके भीख मांगने लग रहे हैं, तो इरिटेट होते हैं कई सारे लोग, ठीक है। तो एक तरीके से बोला जाता है कि ये एक कहीं ना कहीं नेगेटिव एटीट्यूड है, जो भीख मांगना, एक तो गरीबी का रीजन, दूसरा इंसान लेजी है, वो कुछ करना नहीं चाहता है, वरना उसकी बॉडी में भी वही पार्ट है जो हमारी बॉडी में है, उसकी बॉडी में भी वही ऑक्सीजन जा रही है जो हमारी बॉडी में है, पर लेकिन वो कुछ करके खाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसे माहौल में ही पड़ा बड़ा इंसान है जो उसने आसपास में यही चीजें देखी हैं। आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी ना कि एक जो शेर का बच्चा था वो एक बकरियों के बीच में आकर रहने लगा, तो उसको लगने लगा एक तरीके से वहीं खाता पीता बड़ा होता, घास खाता, तो नहीं बकरी की तरह ही आवाज निकालने लगा, ठीक है। पर लेकिन उसको आगे पता चला भाई तू बकरी नहीं है, तू शेर है। तो इनको बताना पड़ेगा कि आप लोग भी कुछ कर सकते हो, जैसे हर एक इंसान के अंदर में कैपेबिलिटी है कुछ ना कुछ करने की, पर लेकिन एक तरीके से हनुमान वाली बात याद आती है कि बताना पड़ता है कि हाँ यार तुम ये काम कर सकते हो, तो वो वाली कंडीशन है। तो ये सिचुएशन नेगेटिव, उसको पॉजिटिव करने की जरूरत है। इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें, ट्रीट कहता है ड्रग ट्रैफिकर, इसकी वजह से यहां पर चाइल्ड, जो कई बार बच्चों की चोरी आप लोगों को देखने को मिलती है, तो वो सिचुएशन निकल कर आती है, और इसकी वजह से मॉब लिंचिंग तक भी यहां पर हो जाती है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहां पर, क्योंकि उनको पकड़कर ले जाते हैं, तो कई बार इसकी वजह से दिक्कत होती है।
कई सारे एरिया में इतने सारे भिखारी पाए जाते हैं, वहां लोग एज ए टूरिस्ट के तौर पर भी जाना पसंद नहीं करते हैं। तो पर्यटन पर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और पर्यटन कितना इंपॉर्टेंट है किसी देश के लिए, वो आप लोगों को श्रीलंका से पता चली जाता है। श्रीलंका की खस्ता हालत हो गई टूरिज्म न होने की वजह से वहां पर, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ पर कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता है जो डेवलप्ड सिटी है, कि कहने के लिए तो इतनी डेवलप है, लोग जो है सड़कों पे सो रहे हैं बाहर, तो नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, ठीक है। उन्हीं ऊंची दुकान फीके पकवान वाली बात देखने को मिलती है। और गांव वाले एरिया में अगर जाओगे, रूरल एरिया में कई सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर अनटचेबल की तरीके से यहां पर देखा जाता है। अनटचेबल क्या है? अनटचेबल आप लोगों को पता है, संविधान का 17 आर्टिकल जो है वो एबोलिश करने की बात करता है अनटचेबिलिटी के बारे में। तो इसी आर्टिकल के अंदर आप लोग देखो, राइट टू लाइफ आ गया आर्टिकल 21, आर्टिकल 17 आ गया, अनटचेबिलिटी आप लोगों को खत्म करनी है। और आर्टिकल 23 से लेकर 24 जिसके अंदर में आप लोगों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बात की जाती है, चाइल्ड लेबर के बारे में बात की जाती है, प्रोविजन ऑफ द कंपलसरी जो सर्विस है उसके बारे में यहां पर बात की जाती है। तो यानी कि इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के बारे में यहां पर बात की जाती है। उसको कोई काम करना भी है तो ऐसा करना है जिसमें उसको फोर्स ना किया जाए, उससे यहां पर एक तरीके से उसको गुलाम बना के ना रखा जाए। जैसा आप लोगों ने मूवी देखी थी ना, जो अभी रिसेंटली मूवी आई थी अलाउद्दीन वाली, ठीक है, पद्मावत, तो उसमें जो उसका जो रहता है एक तरीके से स्लेव रहता है, तो स्लेव वाली प्रवृत्ति यहां पर नहीं होनी चाहिए। तो स्लेव बनाकर भी रखा जाता है, कई बार बच्चों को चाइल्ड लेबर में ढकाला जाता है जबरदस्ती, उसकी वजह से उनकी हेल्थ इंपैक्ट होती है, उनकी एजुकेशन इंपैक्ट होती है। अगर उनकी एजुकेशन इंपैक्ट होती है तो फिर से आर्टिकल 21A यहां पर आ जाता है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप लोग टॉपिक को देखोगे तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को समझ में आएगा कि पॉलिटी जब पढ़ो ना, तो तब आप लोगों को समझ में आएगा कि यार पॉलिटी वास्तव में कैसी पॉलिटी है। आप लोग पढ़ ले तो एग्जाम के लिए अच्छा पॉलिटी है, ठीक है, पढ़ लिए, ये आर्टिकल आएंगे एग्जाम में, ये हो गया, ऐसे नहीं। समझने की कोशिश करो, उसके अंदर एक तरीके से उन्हें कहते हैं कि जिंदा है पॉलिटी हमारी, ताकि आप लोग उसको इंसानों के साथ में कनेक्ट कर पाओ। तो वो चीजें समझो। एक बात और देखने को मिलेगा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। अब यहां पर कई बार ऐसी कंडीशन बन जाती है, बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल दिया जाता है, तो कई बार वो आप लोगों को भीख मांगते हुए नजर आते हैं। उनकी उम्र इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि उनके पास में इसके अलावा कोई काम नहीं बचता है। तो कई बार ये नेगेटिव इंपैक्ट भी डालता है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, जैसे कि ओल्ड एज होम सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। हमारी कंट्री में रिसेंटली अभी यहां पर बॉम्बे प्रिवेंशन ऑफ द बेगिंग एक्ट 1959 जो था, उसमें दिल्ली के अंदर में बोला गया कि भीख मांगने को क्रिमिनलाइजेशन की कैटेगरी में डाला जाएगा। तो 74% के करीब जो पर्सन है उनको अरेस्ट किया गया। तो इसके चलते यहां पर ये बोला गया ये गलत है यहां पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर ये अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है, क्योंकि उनके पास में कोई काम नहीं है तो वो भीख मांगकर खा रहे हैं यहां पर। इस तरीके से उनके अधिकार का जो हनन यहां पर हो रहा है, उनके सर्वाइवल की बात है, अगर मांगेंगे नहीं तो भूखे मर जाएंगे। तो ये अनजस्टिफाई एक रिस्ट्रिक्शन यहां पर होगी। तो यहां पर इस तरीके से बोला कि फंडामेंटल राइट का भी हनन है। तो गवर्नमेंट को तो देखो समझना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं कि तुम कुछ भी जाकर कहीं पर कुछ भी बोल दोगे, यहां पर उसके पॉजिटिव और नेगेटिव भी लिखने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट, जब मैं ये बार बार शब्द यूज कर रहा हूं, वो गवर्नमेंट आप ही बनोगे, कल को जाकर आप ही पॉलिसी फॉर्मेशन का पार्ट बनोगे। तो ये समझने की बात है यहां पर। ये तो जब कोर्ट के अंदर पहुंचा 2018 में यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा, तो यहां पर ये दिल्ली के अंदर से ये जो एक्ट लगाया था बॉम्बे वाला, ये उसने गलत करार दे दिया, बोला कि फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, वो भी मोस्ट वनरेबल सेक्शन के, जो कि सोसाइटी में सबसे बुरी कंडीशन में है। तो ये बोला, तो इंडिया के पास में कोई फेडरल कानून तो है नहीं इसको लेकर कि हम लोग को भीख मांगने को रोकना है। 20 स्टेट ने अडॉप्ट कर रखा है बॉम्बे प्रिवेंशन बेगिंग एक्ट 1959, जिसके तहत यहां पर ये पेनल्टी लगाते हैं 10 साल तक की यहां पर, ठीक है। तो यहां पर डिटेंशन 3 to 10 ईयर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है इसके तहत। तो ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो पुलिस कई बार उनको हरास करती हुई भी नजर आती है, ऐसी सिचुएशन निकल कर आती है। तो जरूरी क्या है? जरूरी यहां पर यह कि कोई कानून ऐसा बनाया जाए ताकि इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उन अत्याचारों को यहां पर रोका जा सके, एक प्रॉपर पैटर्न में, सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर चला जा सके। तो वो फोकस देने वाली बात है यहां पर। तो वो चीजें हम लोग कर नहीं पा रहे, जिसकी वजह से यहां पर ये नेगेटिव इंपैक्ट निकल कर आ रहा है। तो यहां पर ये बातें बोली जा रही है जिसके ऊपर काम करना जरूरी है। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन भी लिखने के लिए आप लोगों के लिए आ जाए कि हाँ क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर, स्माइल इनिशिएटिव क्या है यहाँ पर, ठीक है, स्टेटस क्या है हमारे देश में बैगिंग की, चैलेंजेस क्या है यहाँ पर इसके चलते, सोसाइटी का बिहेवियर क्या है, किसके लिए फंडामेंटल राइट का यहाँ पर हनन हो रहा है, और ये बॉम्बे जो प्रिवेंशन ऑफ द बैगिंग एक्ट क्या है, इसी के साथ में ये आर्टिकल्स क्या है। तो एक बड़ा ही बेहतरीन सा आंसर आप लोग यहाँ से तैयार कर सकते हैं, ठीक है। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, अब आप लोगों के सामने देखता हूं कौन आंसर देता है। इससे पता चलेगा कि आप लोगों ने जो टाइम अभी इन्वेस्ट किया उसमें कितने ध्यान से चीजें सुनी है। बोला जा रहा है कि यहां पर बैगर के जो रेफरेंस में है 2011 के सेंसस के हिसाब से, जनगणना के हिसाब से स्टेटस क्या है बैगर की हमारी कंट्री में भिखारियों की अगर बात करें तो बोला गया कि अभी फिलहाल के टाइम पर हमारी कंट्री में जो सेंसस हुआ है उससे पहला जो सेंसस है उसके कंपेयर में यहां पर भिखारियों की संख्या जो है बढ़ गई है। दूसरा बोला कि वेस्ट बंगाल टॉप करता है, फिर बिहार और फिर उत्तर प्रदेश। तीसरा बोला गया कि नॉर्थ ईस्ट में अगर आप लोग जाओगे तो आसाम जो है वो टॉप करता है चार्टर को, और मणिपुर के अंदर ओनली 53 भिखारी आप लोगों को देखने को मिलेंगे।
अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, यहाँ पर मुझे भी थोड़ा सा डाउट हो गया था। यहाँ पर बोला गया 61 बैगर फॉर एवरी 1 लाख सिटीजन, ठीक है। अब यहाँ पर 31 बैगर हो गए एवरी 1 लाख सिटीजन, तो ये आप लोगों को यहाँ पर संख्या देखने को मिलेगी इसके कंपेयर में जो यहाँ पर बताया गया। तो ये एक आप लोग पॉइंट याद रखिएगा। क्वेश्चन का आंसर अब 2 यहाँ पर और इनकरेक्ट पूछा गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्लैरिटी आएगी जब क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे। अभी यहाँ पर ओनली 1 स्टेटमेंट सही है, ओनली 2 स्टेटमेंट सही है, ओनली 3 स्टेटमेंट सही है, यानी कि तीनों की तीनों, या फिर नन ऑफ द अबव, यानी कि इनकरेक्ट पूछा गया, ठीक है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है यहाँ पर, ठीक है। बाकी की ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहले उत्तर प्रदेश आएगा फिर बिहार, और यहाँ पर आप लोगों को जो मणिपुर बोला गया है, मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, ठीक है। अभी पहले में जो किसी को कंफ्यूजन हो रहा होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ बैगर इन इंडिया हैज इंक्रीज फ्रॉम लास्ट सेंसस। मतलब क्या है वो समझाता हूं मैं। लास्ट सेंसस आप लोग देखोगे, सबसे पहला हुआ 2011 में सेंसस, तब तो 6 लाख के करीब थे। फिर 2001 का, 2011 में ये 3,72,000 हो गए। तो लास्ट सेंसस कौन सा है हमारे पास में? 2011 है। तो अभी प्रेजेंट टाइम पे ये बढ़कर 3,72,000 से आप लोगों को देखने को मिलेंगे कितने हो गए, ये लगभग अभी 4-4.25 लाख हो गए। तो यानी कि जो 2011 का सेंसस है तब से लेकर संख्या जो है वो इंक्रीज हो गई है यहाँ पर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। पर लेकिन अगर बात करें 2001 के सेंसस के साथ में, अगर आप लोग कंपेयर करेंगे 2011 के सेंसस को, तो उसके कंपेयर में यहां पर संख्या घटी है। तो कंफ्यूज मत हो जाना, दोनों स्टेटमेंट अलग अलग हैं अपने आप में, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई, पहली स्टेटमेंट यहां पर सही है पर पूछा गलत है, और बाकी की 2 स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर यहां पर बी हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बनेंगे, तो आप लोग अच्छे से आंसर तभी दे पाओगे अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अच्छे से रहेगी, ठीक है। फीडबैक जरूर देना, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं कैसा लगा टॉपिक, ताकि आने वाले टाइम में चीजों को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सके। तो 1 सेकंड लगती है, फीडबैक देकर जरूर जाया करो। और टॉपिक में कोई डाउट है तो क्वेश्चन में पूछ सकते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कि सर ये डाउट है, सो क्लियर कर दो, ठीक है। दोस्तों, अक्सर जैसी चीज़ें दिखती हैं वैसी होती नहीं। जब आप लोग किसी चीज़ के बैकग्राउंड में जाकर देखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कितना ताम झाम जुड़ता है जब कोई सर्विस आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ इंटरनेट के बारे में। फिलहाल अभी यहाँ पर क्या किया गया है, एक सेपरेट कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है सबमेरीन केबल सिस्टम के लिए, ताकि अगर कनेक्टिविटी बनानी हो, आप लोग समझ सकते हैं, आप लोग अगर कभी अंडमान निकोबार एरिया में घूमने जाते हो, अब तो थोड़ी सी डेवलपमेंट ठीक हो गया है इंटरनेट को लेकर। एक टाइम वहाँ पर ऐसा था कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी को लेकर 2G जो है ओनली वो प्रोवाइड कराया जा रहा था, अभी लगभग अब से 1-1.5 साल पहले तक। अब वहाँ पर एक सिस्टम क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन ये पूरा जो सिस्टम क्रिएट होता है, ये समुद्र के रास्ते इस तरीके से केबल बिछाई जाती है जिसके थ्रू यहाँ पर कनेक्टिविटी होती है। और ऐसा नहीं यहाँ पर इंडिया के साथ में कनेक्टिविटी हो रही है, इवन यहाँ पर आप लोगों को मीटिंग पॉइंट देखने को मिलेंगे, जैसे म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। तो इसी में एक शब्द यूज किया जा रहा है जिसका टर्म जो आप लोग याद रखिएगा MIST, ठीक है। ये है म्यांमार, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर ट्रांजिट। तो ये एक केबल सिस्टम है जिसकी टोटल लेंथ जो है वो 8100 किलोमीटर है यहाँ पर। तो इसके थ्रू यहाँ पर हम लोग काफ़ी रिलायबल तरीके से जो टेलीकॉम फैसिलिटीज़ है वो एशिया के अंदर अफोर्डेबल और काफ़ी शानदार तरीके से, सिक्योर तरीके से प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। देखिए होता क्या है, आज की डेट में आप लोगों को पता है कि इंडियन ओशियन के अंदर चाइना जो है वो हर तरीके से अपने आप को घुसाने की कोशिश कर रहा है। अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर हम्बनटोटा पोर्ट पर चाइना का एक शिप आ रहा है, तो उसके चलते भी आप लोगों ने सिस्टम देखा है। तो ये वो एरिया है जो एक ऐसा ओशियन है जहां पर हमेशा हर एक कंट्री जो है वो अपना दबदबा बनाना चाहती है। तो अगर हम लोग यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में सर्विस प्रोवाइड नहीं कराएंगे तो कोई दूसरी कंट्री आकर यहाँ अपने पैर पसारना स्टार्ट कर देगी। तो इसीलिए यहाँ पर हमारी कंट्री की साइड से एक पूरा सिस्टमेटिक वे में काम किया जाता है। तो इसी के चलते जो एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी है जिसको EAC बोलते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा बोला गया कि एक प्रॉपर एप्रोप्रिएट एक कॉरिडोर आप लोगों को बनाना पड़ेगा अगर आप लोग यहाँ पर इंटरनेशनल केबल लैंडिंग यहाँ पर कर रहे हैं। क्योंकि रिसेंटली अभी यहाँ पर हो क्या गया है, जो केबल की संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही है। देखिए आप लोगों ने अगर कहीं घर पर देखा हो, कोई आसपास में कोई खंबा होता है, जैसे मान लीजिए ये खंबा है यहाँ पर, ठीक है, तो उस खंबे पर आप लोगों ने दुनिया भर के तार यहाँ पर मतलब इस तरीके से देखे होंगे, ऐसा लगता है कि ये पूरा एक घोंसला बना हुआ है वहाँ पर तारों का, ठीक है। तो ये आप लोगों ने ऊपर देखा है,
पर लेकिन अगर यहाँ पर आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करानी है एक ऐसे एरिया में जो कि एक आइलैंड वाला एरिया है जहां पर लैंड की कोई कनेक्टिविटी नहीं है, एक ऐसा आप लोगों को द्वीप देखने को मिलता है, तो वहां पर अंडर वाटर केबल ऐसे तरीके से बिछाई जाती है, तब जाकर वहां पर जो है कोई सर्विस प्रोवाइड कराई जाती है। तो ये जो केबलिंग है, मान लीजिए आज की डेट में एक पर्टिकुलर रोड के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर केबल बिछाना है, तो उसके बराबर में कोई खुदाई कर जाएगा इस तरीके से। पता चला पहले पानी वाले आए, उसके बाद में बिजली वाले आए, उसके बाद में इंटरनेट वाले आए, उसके बाद में फिर यहाँ पर गैस कनेक्शन वाले आए, तो ये इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है उस रोड की, ऐसी तैसी हो जाती है। और पता चला यहाँ पर वो अलग अलग खोद के तो चले जा रहे हैं, फिर उसको कोई भर भी नहीं रहा है। अगर यहाँ पर ऐसी कोई सर्विस प्रोवाइड करानी है तो एक कॉरिडोर बना दो ऐसा कोई कि पता चले कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर एरिया है और वहीं से ही सारी लाइन जो है वो लेकर आप लोग चले जाओ, ताकि इंटरनेशनल लेवल पर भी जो एक तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में काम चलता रहे और कोई भी किसी के इंटरेस्ट में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस न हो। क्योंकि अभी हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग 5G सर्विस के ऊपर काम कर रहे हैं, इसी के साथ में डिजिटल प्लेटफॉर्म का एक्सपेंड किया जा रहा है, ई कॉमर्स सर्विस आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारी चीजें एशिया वाले रीजन में अगर प्रोवाइड करानी है तो उसके लिए एक प्रॉपर कॉरिडोर होना चाहिए, ताकि इन कंट्री को आपस में भी कनेक्ट किया जा सके और जहां जहां पर जो चीजें अच्छी हैं वो एक दूसरे के साथ में शेयरिंग में भी यहां पर काम किया जा सके। तो ऐसा पैटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जितने शानदार तरीके से जो हम लोग ढांचा बना पाएंगे उतने ही अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करा पाएंगे। अगर आज की डेट में आप लोग देखो जो बेसिकली जो कनेक्शन है, जियो के कनेक्शन सब जगह प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है, तो एक ढांचागत विकास किया जा रहा है, जगह जगह इसके टावर लगाए जा रहे हैं, तो उसके चलते यहाँ पर आप लोगों तक वो सिस्टम पहुंच पा रहा है, वरना कभी पॉसिबल नहीं होता कि आप लोगों तक इतनी आसानी से ये सिस्टम जो है वो पहुंच पाता। तो आने वाले टाइम में जो बे ऑफ बंगाल में जो कनेक्टिविटी को एक्सपेंड किया जा रहा है, अगर एक पर्टिकुलर रिलायबल कम्युनिकेशन आप लोग चाहते हैं तो एक सिस्टमेटिक वे में एक कॉरिडोर ऐसा बनाया जाए जिसमें यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल लेवल पर केबलिंग की जा रही है वो आसानी से की जा सके। अब फिर आप लोग इसको जैसे भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप लोग इसको डिफेंस के पॉइंट ऑफ से चाहते हैं, या फिर आप लोग मिसाइल, या फिर आप लोग मैनेजमेंट, या फिर कोई टर्मिनल इक्विपमेंट, तो उसको आराम से आप लोग फिर यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक तरीके से एक पर्टिकुलर स्टेशन बनाना होगा और यहाँ पर केबलिंग का आप लोगों को कॉरिडोर होगा, तो उसमें आसानी रहेगी। और ऐसा नहीं आप लोगों को यहीं पर ही रखना है, आप लोग जिसे कहीं भी यहाँ पर लेकर जा रहे हो उसको, तो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में अगर कॉरिडोर जाता है यहाँ से तो पता रहेगा सबको, हाँ यार यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहा है। ऐसा क्यों सजेशन दिया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर अभी चीजें चल रही हैं, जो यहाँ पर अपकमिंग प्रोजेक्ट कई सारे आने वाले हैं, तो उनको लेकर भी यहाँ पर बातें चल रही है। जैसे इंडिया और यूरोप एक्सप्रेस की बात की जा रही है, जिसके चलते इटली वाया सऊदी अरेबिया ग्रीस को यहाँ पर कनेक्ट किया जाएगा। तो ये समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर कितनी लंबी लंबी जो है वो लाइनें बिछाने की कोशिश की जा रही है। रिलायंस जियो जो यहाँ पर उसका पर्टिकुलर जो सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, तो इन रिलायंस जियो जो इन्फो कम्युनिकेशन इंडिया एशिया एक्सप्रेस है वो कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर मालदीव, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के लिए, ठीक है। इसी के साथ में CME-V6 प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर, जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर दिखाया भी था, ये पर्टिकुलर जो आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये केबल सिस्टम यहाँ पर आप लोगों के सामने नजर आ रहा है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि सिंगापुर, फ्रांस, इंडिया, बांग्लादेश और मालदीव के थ्रू यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। इसी के साथ में यहाँ पर अफ्रीका 2 केबल आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें इंडिया विद यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर सेवरल अफ्रीकन कंट्री में इस तरीके से इंटरनेट प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाएगी, या एक डिजिटल कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश की जाएगी। तो आप लोग सोच के देखो, ये बिल्कुल वही वाला काम नहीं हो जाएगा जो मैंने बोला कि घर पे आसपास में एक खंबा लगा हुआ है और वहां पर खंबे पर दुनिया भर के तार आ गए वहां पर, तो वो वाला एक काफी ज्यादा हेफाजत वे में, यानी कि एक अनसिस्टमेटिक वे में सारी चीजें वहां पर देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से काफी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है यहाँ पर नजर आएगी। ऐसे आप लोग यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम लोग को काम करना चाहिए, वरना आने वाले टाइम में दिक्कतें देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जब आप लोग कोई ऐसा सिस्टम क्रिएट करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर जो कोस्टल वाला एरिया है उसके ऊपर ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आप लोग पर्टिकुलर एरिया में कुछ ऐसी चीजें बिछा रहे हैं तो फिर ये चीजें आ जाती हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर में। मतलब आप लोगों को पता है कि हमारी कंट्री जो है ये अपनी प्यारी कंट्री होगी, अगर आप लोग यहां से देखोगे तो ये कोस्टल एरिया हो गया यहाँ पर टोटल। तो ये जो कोस्टल एरिया है, तो ये कोस्टल एरिया में टोटल मिलाकर 9 राज्य आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला 4, ये 5, गोवा हो गए यहाँ पर 5 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। तो टोटल मिलाकर 5 राज्य इधर हो गए और 4 राज्य इधर हो गए, तो ये टोटल मिलाकर 9 राज्य हो गए। तो कोस्टल एरिया जो आप लोगों को यहाँ पर इनका देखने को मिल रहा है, तो उसमें किस तरीके से आप लोगों को रेगुलेशन देना है, उसके चलते एक प्रॉपर क्राइटेरिया यहाँ पर क्रिएट कर रखा है।
जैसे कि हमारी कंट्री में जो कोस्टल रेगुलेशन जो जोन है यहाँ पर, ये किसके थ्रू फ्रेम किए गए, ये काफी प्यारा सा क्वेश्चन बनता है, पहले भी बन चुके हैं। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 1986 का, उसके बेस पर हम लोग बात करते हैं कि यार अपने कोस्टल एरिया को कैसे रेगुलेट करना है, कितनी यहाँ पर ह्यूमन या फिर इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो अलाउ करनी है, ताकि कोस्टल एरिया को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। वहां पर पता चला कोई माइनिंग कर रहा है, कोई उल्टी सीधी हरकतें वहां पर कर रहा है, कोस्टल एरिया को पूरे को बर्बाद करके रख दिया, तो उसको अलग अलग क्राइटेरिया में डिवाइड किया गया है। जैसे कोस्टल रेगुलेशन एरिया फर्स्ट हो गया, कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड हो गया, कोस्टल रेगुलेशन जोन थर्ड हो गया, कोस्टल रेगुलेशन जोन 5 हो गया, 4 सॉरी। तो इस तरीके से यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो जो कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट है, उसके अंदर में इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया आ जाते हैं सारे, जैसे कि आप लोग नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, मैरीन पार्क हो गए, फॉरेस्ट रिजर्व हो गए, वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट होते हैं, ठीक है, जो कि यहां पर इसके बारे में आप लोगों से बात भी की थी, या कोरल रीफ हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कोस्टल रेगुलेशन जोन फर्स्ट में आते हैं, यानी कि सबसे टाइट वाला जो क्लासिफिकेशन है वो कोस्टल रेगुलेशन जोन आप लोगों को फर्स्ट में देखने को मिलेगा। तो ये एक तो ये बात याद रखिएगा। अर्बन एरिया जो कोस्टल एरिया के आसपास में है, कई सारी ऐसी सिटीज होती हैं जो कोस्टल एरिया के आसपास में होती है, तो वहां पर कितना डेवलपमेंट करना है, तो कोस्टल रेगुलेशन जोन सेकंड में आएगा, कितना काम आप लोग कर सकते हैं। इसी के साथ में एरिया रिलेटेड टू जो अनडिस्टर्ब्ड जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, जो बोला गया कि डू नॉट बिलोंग टू द आइदर कैटेगरी 1 और 2, यानी कि आप लोग ऐसे बोलते हैं कि एक कैटेगरी ये हो गई, दूसरी कैटेगरी हो गई, अब जो इन दोनों कैटेगरी में नहीं आए वो यहां पर इसमें आ जाओ तीसरी कैटेगरी में, तो वो वाले एरिया आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये तीसरी कैटेगरी हो जाएगी। फोर्थ कैटेगरी में क्या है, फोर्थ कैटेगरी में यहां पर डाल दिया है अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वाला एरिया, जिसके चलते यहां पर ये सारे तो अलग कैटेगरी होगी, बाकी का जो आइलैंड वाला हमारी जो यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, उनको इस फोर्थ वाले जोन में डाल दिया। और सारा ये जोन किसके द्वारा क्रिएट किया था, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा क्रिएट किया था। और यहां पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का है, उसके हिसाब से सारी प्रक्रिया आप लोगों को देखने को मिलती है। तो यहां पर जो भी प्रक्रिया है यहां पर किसकी जोन में आ रही है, तो उसके हिसाब से एक प्रॉपर आप लोगों को रेगुलेशन जोन बना लेना चाहिए। इसके बारे में यहां पर ये कंप्लीट बातें चल रही हैं। अब एक छोटा सा पॉइंट स्टार लगाकर आप लोग यहां पर याद रख लेना, हो सकता है यहां से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा सकता है। एक पर्टिकुलर कमेटी है जिसका नाम है शैलेश नायक कमेटी। शैलेश नायक कमेटी यहां पर 2014 में बनाई गई थी, और इस पर्टिकुलर कमेटी का पर्पज ये था ताकि हमारी कंट्री में कोस्टल एरिया को कैसे रेगुलेट करना है, कैसे वहां पर टूरिज्म यानी कि जो पर्यटन वाला एरिया है उसको हम लोग को इंप्रूव करना है, कैसे वहां पर कोई पोर्ट के ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन करना है या फिर कोई और भी एक्टिविटी करनी है, इन्वायरमेंट के क्लियरेंस कैसे लिए जाने हैं, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये पर्टिकुलर कमेटी यहां पर बनाई गई थी। ये जो पर्टिकुलर कमेटी है, इसी के द्वारा जो रिपोर्ट है वो 2015 में सबमिट की गई थी, और उसी के बेस पर कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन आया था 2018 का, ठीक है। तो यहां पर कोस्टल एरिया को कैसे डेवलपमेंट करना है, तो शैलेश नायक कमेटी के बारे में भी आप लोग यहां से याद रखिएगा, क्योंकि यहां से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है। तो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो कि अक्सर आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। कोई कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। अब एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से यहां से पूछूंगा कि जो कोस्टल जोन मैंने आप लोगों को यहां पर भी पढ़ाए हैं, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बड़ी कोस्टल बाउंड्री कौन से राज्य की है और सबसे छोटी कौन से की है। सबसे छोटी तो आप लोग बता ही दोगे चलिए, बड़ी कम से कम आप लोगों को जरूर बतानी है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जहां से बार बार कई बार आप लोग ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो फीडबैक जरूर दिया करो, और जहां पर भी आप लोगों को लगता है कोई डाउट है तो डाउट पूछ लिया करो, वरना लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं कि आर्टिकल कैसा आप लोगों को लगा। ओके, पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन में कई सारे जो बिल हैं वो ऐड किए गए थे यहाँ पर। इसमें से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बिल था जो कि यहाँ पर कंपटीशन कमीशन के बारे में बात कर रहा था। तो यहाँ पर दो बिल थे, एक तो था यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में, और एक था न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल। तो ये भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं यार अपने आप में। अगर आप लोग इनको समझोगे तो आप लोग समझ पाओगे कि देश के अंदर में अगर आप लोगों को व्यापार करना है और अगर ये बॉडी न हो तो सामने वाला कोई इंसान जो है वो नहीं कहते कि चूस कर ऐसे फेंकेगा जैसे आम चूसने के बाद में गुठली फेंकी जाती है। मतलब सोचो, अभी यहाँ पर अगर कोई जियो के ऊपर थोड़ा भी कंट्रोल न लगाता तो जियो अगर उसी पैटर्न में चलता रहता वो मार्केट में सबको खत्म कर देता। रीजन क्या है, अब अंबानी साहब जो है उसके पास में अपने अलग अलग बिजनेस है, अब अपने अलग अलग दुनिया भर के बिजनेस लिए बैठे हैं। अगर एक बिजनेस में वो लॉस उठा भी लेंगे तो कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। तो यानी कि यहाँ पर वो लॉस उठाकर और कहीं और से कमाकर इसके अंदर में पैसे डालते जाएंगे और यहाँ पर मार्केट डिसरप्ट कर देंगे, बिल्कुल सबको फ्री में चीजें प्रोवाइड करा कर, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है, अगर देखा जाए तो ये जो मार्केट है इन्होंने आप लोगों को यानी कि एक तरीके से अपना स्लेव बना लिया है। आप लोगों को लगता है कि वाह यार
पूरे मतलब महीने में 30 GB या फिर आप लोग बोल सकते हो कि पूरे महीने में 60 GB या फिर 3 GB करा रहा है, तो इंसान जो है कि 90 GB फ्री मिल रहा है। पर लेकिन आप लोग रियलिटी में जब समझोगे तो आप लोग कई सारी चीज़ें अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कितनी खतरनाक चीज़ें हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो यानी कि ये जो कंपटीशन के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो कंपटीशन एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट यहाँ पर कर देता है कि यहाँ पर अगर मार्केट में कोई एक बड़ी मछली छोटी मछली को खाने की कोशिश कर रही है तो एक बैलेंस यहाँ पर होना चाहिए ताकि छोटी मछली भी सर्वाइव करे। तो इसीलिए यहाँ पर कंपटीशन कमीशन जो है वो बनाया गया। तो बोला गया कि इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल है इन्फोर्स करने के लिए कंपटीशन जो एक्ट है यहाँ पर 2002 का, ठीक है। और यहाँ पर इंडिया के अंदर में ताकि प्रिवेंट किया जा सके एडवर्स जो नेगेटिव इंपैक्ट होता है, किसी की मोनोपोली, किसी की एक तरीके से मोनोपोली क्रिएट ना हो जाए। मोनोपोली क्या होती है कि भाई साहब मार्केट में बस मैं ही रहूंगा, ठीक है, और कोई मेरे सामने नहीं आएगा, जिसको आएगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। तो इसको रोकने के लिए यहां पर ये काम किया जाता है। तो मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट भी है 1969 का, तो वो रिप्लेस किया गया था यहां पर जब कंपटीशन कमीशन एक्ट आया। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखेगा, यानी कि इससे पहले एक कानून था हमारे देश में जो कि ऐसी हरकतें रोकने के लिए था। पर लेकिन आप लोगों को पता है मार्केट का नेचर चेंज हो रहा है आज के डेट में, एक नया पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है मार्केट के अंदर में। पहले कोई ऑनलाइन नहीं सामान खरीदता बेचता था यार, आज की डेट में भी गांव टाइम पे आप लोग जाओगे तो ऑनलाइन चीजें ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं। आज भी लोग जो है ऑफलाइन जाकर उसको टच कर कि हाँ सही सामान है, जूता पहन के देख ले अच्छे से, कपड़े ट्राई करके देख लिए, तब जाकर लोग खरीदते हैं। बहुत सारे लोगों का है आज के डेट में भी सिस्टम, ठीक है। तो वो एक पैटर्न था, पर लेकिन आज के डेट में तो ऑनलाइन चीजें चल रही हैं सारी, तो कंपटीशन भी अलग ही लेवल का हो गया है। जो दुकान गल्ले थे वो उनकी कहानी खत्म कर दी है, बहुत सारे ऑनलाइन स्टोर ने ये इतना डिस्काउंट देते हैं, क्यों? क्योंकि इनका जो है बिचौलिया वाला खर्चा बच जाता है यहाँ पर। तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती जा रही हैं। आप लोगों को पता है कि ऑनलाइन में आप लोगों को मोबाइल सस्ते मिलते हैं और ऑफलाइन में महंगे मिलते थे, पहले काफी ज्यादा था ये। तो इसका डीलर का कमीशन वहां पर रहा करता था, तो डीलर का कमीशन होते ही वो सस्ता हो गया। तो यहाँ पर ऐसी चीजें आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मार्केट का जब नेचर चेंज हुआ तो यहां पर कानून बदलने की जरूरत पड़ गई। तो कंपटीशन कमीशन एक्ट आया फिर यहां पर निकलकर, जिसको कंपटीशन एक्ट बोला गया 2002 का। और ये एक महान इंसान थे जिनका नाम था यहां पर राघवन। तो राघवन साहब के द्वारा यहां पर रिकमेंड किया गया कि यार जैसा माहौल बन रहा है उसके हिसाब से हमको भी चेंज हो जाना चाहिए। तो राघवन कमेटी के द्वारा रिकमेंड किया गया। तो इंटरेस्टिंग है, यहां पर स्टार लगा लेना इसके ऊपर, ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि प्रैक्टिस जो कि एडवर्स इंपैक्ट डालती है कंपटीशन के ऊपर, यानी कि सब मिलकर व्यापार करेंगे, ऐसा काम होना चाहिए, ठीक है। प्रमोट करना एक तरीके से सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट में, सब रहे, सबका इंटरेस्ट और कंज्यूमर का भी इंटरेस्ट। ऐसा नहीं कि सारे मिलकर आप लोगों ने इन्होंने गुटबंदी बना ली, जियो एयरटेल और इसी के साथ में यहाँ पर जो सारे जो भी बचे हुए बीएसएनएल सब मिलकर इकट्ठा हो गए और बोलने लगे कि सब एक ही भाव रखेंगे। यानी कि 5-6 रेडी है मार्केट में, उन्हीं के ऊपर में यहाँ पर बनाना इनके केले रखे हुए और सबने बोल दिया भाई साहब 150 रुपए दर्जन से नीचे देंगे ही नहीं, ठीक है। तो ये कार्टेल सिस्टम भी नहीं चलेगा यहाँ पर कि कार्टेलाइजेशन हो गया कि हाँ भाई साहब किसी से खरीद लो, इससे नीचे कोई देगा नहीं। तो कंज्यूमर का भी इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है यहाँ पर, वो भी जरूरी है। और इसी के साथ में एक जो है इंश्योर करना है कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड। अगर फ्रीडम ऑफ ट्रेड नहीं रहेगा तो फिर यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी। फ्रीडम ऑफ ट्रेड के मतलब से आप लोग क्या समझते हैं यहाँ पर? इसको समझाने के लिए मैं एक स्लाइड अलग से लेता हूं ताकि आप लोगों को पूरे डिटेल में समझा सकूं। आप लोगों को पता है कि जब संविधान के अंदर आप लोग जाते हैं तो पार्ट 3 आप लोगों को देखने को मिलता है। पार्ट 3 में क्या है? पार्ट 3 में आप लोगों को फंडामेंटल राइट देखने को मिलते हैं। ये फंडामेंटल राइट जो है वो आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में है। इसके अंदर में एक आर्टिकल है जो कि काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अपने आप में, वो है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में आप लोग को राइट टू फ्रीडम मिलती है, यानी कि अलग अलग तरीके की आप लोगों को यहाँ पर फ्रीडम मिलती है, जिसमें से जो स्टार्टिंग से अगर आप लोग देखोगे तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आप लोग का ए के अंदर आ जाता है। ऐसे आप लोग बी सी डी ई एफ जी, जब आप लोग जी के अंदर आओगे तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रीडम आप लोगों को मिलती है यहां पर अपना प्रोफेशन करने की। कोई भी आप लोग काम कर रहे हैं, कोई भी आप लोग ट्रेड कर रहे हैं, कोई भी आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ट्रेड या फिर कोई भी आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आप लोगों का अधिकार बना हुआ है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के तहत में। इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पर, याद रखिएगा। थोड़ा सा एग्जामिनर जब अपने पे आता है ना घुमाने पर, तो इस तरीके के पॉइंट निकाल कर लेकर आता है। तो यानी कि आप लोग पूछ लो कि इंश्योर करना फ्रीडम ऑफ ट्रेड, तो फ्रीडम ऑफ ट्रेड आप लोगों का अधिकार है ऑलरेडी फंडामेंटल राइट में यार, और कोई इसको खत्म करेगा तो फिर ये सही चीजें थोड़ी ना है। तो उसके ऊपर फोकस देने की भी कोशिश यहाँ पर की जाएगी, ठीक है। और बाकी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए
तो यहाँ पर कोई भी नेगेटिव प्रैक्टिस को ये खत्म करता है, ठीक है। फ्रीडम यहाँ पर इंश्योर करता है, सस्टेन रहना चाहिए कंपटीशन, तभी कस्टमर का फायदा रहेगा, ठीक है। प्रोटेक्ट करना जो कंज्यूमर है उनके इंटरेस्ट को, ठीक है। ओपिनियन देना कैसे, जो भी यहाँ पर एक तरीके से कैसे यहाँ पर चीजों को मेंटेन रखना है, कंपटीशन से जो भी आता है, और कैपेसिटी भी बढ़नी चाहिए यहाँ पर। ऐसे नहीं चीजें मार्केट वहीं पर ही रुकी हुई है, तो एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए ना यार, मिलजुल कर, नहीं एक तरीके से मिलजुल कर काम करेगा, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। तो वो वाली चीजें हैं, तो व्यापार करेगा इंडिया तभी तो जॉब देगा इंडिया। तो इसी से तभी तो जाकर हम लोग अपनी देश को, जब बोला था ना प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा कि 2047 तक हम अपने देश को एक डेवलप कंट्री बना पाएंगे, यानी कि ऐसा माहौल होना जरूरी है कि इंसान जो है आसानी से व्यापार कर सके। तो ये भी एक बेसिक बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है। ये तो मैंने आप लोगों को इंटरनल बात कर ली, पर लेकिन कोई बाहर की कंपनी आ रही है, उसको कैसे टैकल करना है। अगर कल को कोई ऐसा दिक्कत आ रही है तो न्यू दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर अमेंडमेंट बिल, ये भी यहाँ पर ऐड किया गया, तो जिसका नाम NDIAC यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो इंटरनेशनल जो सेंटर फॉर जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होते हैं, आप लोगों को पता है जैसे कि दो इंसान लड़ गए, ठीक है, तो अब भाई साहब उनके सींग लड़ गए हैं। एक तो तरीका है कि दोनों को कोर्ट में लेकर जाओ, कोर्ट में लेकर जाओ, एक इधर से वकील आराम से पैसे पीटेगा, दूसरा वकील इधर से पैसे पीटेगा, और दोनों कंगाल होकर बाहर निकलेंगे, एक हारेगा कोई एक जीतेगा। तो एक तो ये पैटर्न निकल कर आ गया। दूसरा पैटर्न यहां पर ये कि कोई बाहर मिला इनको समझदार टाइप का आदमी, जैसे महात्मा गांधी जी नहीं करते थे, वो क्या करते थे, वो थे तो वकील पर लेकिन कोर्ट में मैटर ले जाने से बचते थे, अपना नहीं कहते कि अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात थी उनकी, तो लोगों को बाहर ही उनकी सुलह करवा देते थे। तो उससे क्या होता था, उसमें कोई हारता जीतता नहीं था, उसमें दोनों को फायदा होता है। जब यहाँ पर आर्बिट्रेशन होता है तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है, तो यही यहाँ पर काम करने की कोशिश की जाती है ताकि सोल्यूशन निकल सके। अब ये भी यहाँ पर आएगा तो हमारी कंट्री में बाहर की कोई कंट्री अगर इन्वेस्टमेंट करने आ रही है कोई कंपनी, तो उसको कंफर्टेबल फील होगा कि यार कल को दिक्कत होगी तो वहां पर ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है उन लोगों ने, ठीक है। इसको हेड कौन करेगा, या तो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज करेगा, या कोई हाई कोर्ट का जज करेगा, या कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी जिसको नॉलेज हो, ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर बैठ जाएगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ में डिस्कस करेगी, भाई साहब इनको हम लोग अपॉइंट करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये इंसान क्योंकि एक तरीका जज ही रहेगा ना वो, तो उसको ये सारी चीजें रहेगी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर 2 फुल टाइम और पार्ट टाइम मेंबर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं, जिसको यहाँ पर इन सब चीजों की नॉलेज हो, डोमेस्टिक लेवल पर भी क्या कानून है और इंटरनेशनल लेवल पर क्या कानून है, तभी तो आप लोग एक सोल्यूशन निकालोगे। इसी के साथ में एक रिप्रेजेंटेटिव रहेगा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की साइड से, ताकि यहाँ पर समझ सके चीजों को, ठीक है। और नेक्स्ट यहाँ पर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर फाइनेंशियल एडवाइजर, ये भी यहाँ पर नॉमिनेट किए जा सकते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर यहाँ पर, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ से भी, या फिर NDIAC शैल बी एक्स ऑफिशियो मेंबर, तो ये आप लोगों को इतने देखने को मिलेंगे। पर लेकिन ये ऊपर वाला जो पहरा है ये जरूर आप लोग याद रखिएगा, यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। तो दोनों चीजों का ओवरव्यू हम लोगों ने यहां पर लिया, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब आप लोगों से यहां पर ये सारी चीजें डिस्कस करने के बाद में एक क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, ठीक है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है आप लोगों को, तो आर्टिकल ढंग से सुना है इसका पता चलेगा अब यहाँ से, ठीक है। उन्हें कहते हैं कि चीटिंग की है कि ढंग से सुना है, अब पता चलेगा, ओके। टू प्रमोट एंड द सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट। दूसरा प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर। तीसरा बोला गया टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3 एंड डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ए बी सी एफ डी सही आंसर क्या होगा, देखता हूँ कौन सही आंसर देता है, बताइए चलिए। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर, ये प्रोड्यूसर नहीं है, यहाँ पर ये कंज्यूमर है, यानी कि मेरे और आपके जैसे आदमियों के लिए यहाँ पर, ना कि प्रोड्यूसर के लिए। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर सी हो गया। तो इस तरीके से चीजें हैं कि आप लोगों के माइंड में अगर क्लैरिटी रहेगी तो इस तरीके से आप लोग आंसर भी सोल्व करेंगे और पूरे टॉपिक को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो बताइएगा कहीं पर कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए, डाउट लेकर आए और लेकर ही चले गए तो फिर क्या ही फायदा रह गया, ठीक है। तो माइंड क्लियर करके जाना है, ओके। ये जो आर्टिकल है काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हिंदू के अंदर कवर किया गया। इसी के साथ में जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जब ये यहाँ पर बर्फ पिघलता है तो समुद्र के अंदर ये गिरता है, और उसकी वजह से यहाँ पर पिघल कर जब ये आता है तो यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर उसका लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। तो आप लोगों ने नॉर्मली इसके बारे में सुना होगा। अभी यहाँ पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है आर्टिक ओशन के बारे में, या फिर आर्टिक सी के बारे में, या फिर आर्टिक रीजन के बारे में भी आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ये कौन सा रीजन होता है, ये जो पृथ्वी आप लोगों को देखने को मिलती है तो उसका नॉर्थ वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, साउथ वाला अंटार्कटिक वाला रीजन होता है, और नॉर्थ वाला जो है ये आर्टिक वाला रीजन है। यहाँ पर अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया है, इसके पीछे कई सारे रीजन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं। इसके बारे में कई सारी बातें आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो ध्यान से सुनिएगा यार,
ये ऐसे क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में आप लोगों से बन जाते हैं। अभी आप लोगों को इंसान जो है, जो धरती पर जो हरकतें कर रहे हैं, उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि इस रीजन का टेम्परेचर जो है, जो ग्लोबल लेवल पर जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे भी ज़्यादा तेज स्पीड से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर अभी बात माने, यहाँ पर अगर अपनी कंट्री के बारे में मैं आप लोगों से बात करूँ तो एक पर्टिकुलर रिपोर्ट है जो कि आप लोग नोट डाउन कर लेना। ये है वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WMO की रिपोर्ट है, जिसको बोलते हैं स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021। ठीक है, तो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट इन 2021 में ये बोला गया कि हमारी कंट्री में जो कोस्टल एरिया है, यानी कि हमारी कंट्री में टोटल कितने कोस्टल राज्य हैं आप लोगों को पता है? बताइए कमेंट बॉक्स में, देखता हूँ कौन कौन बताता है। उन कोस्टल राज्य में जो है वो पानी का लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है और आने वाले टाइम में दिक्कत देखने को मिल सकती है काफी ज्यादा है। रीजन क्या है? पहाड़ों पे से जब बर्फ पिघल पिघल कर आता है तो वो बर्फ पिघल पिघल कर कहाँ जाता है? वो जाता है समुद्र के अंदर में, और समुद्र के अंदर में जैसे वो बर्फ पिघल पिघल कर जाएगा तो समुद्र का जो है वो पानी का लेवल जो है वो आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा। और जैसे जैसे समुद्र का पानी का लेवल जो है वो आप लोगों को बढ़ता हुआ नजर आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं उनको दिक्कतें देखनी आप लोगों को लाजमी है, या फिर अंडमान निकोबार वाले एरिया में जो लोग रहते हैं उनको प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफी बड़ा पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, तो इसके ऊपर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। अभी वार्निंग यहाँ पर देखने को मिल रही है कि नॉर्मल से भी कई गुना ज्यादा यहाँ पर ये बढ़ता हुआ जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, और इसको इसलिए आर्टिक एम्प्लीफिकेशन इसका नाम दे दिया गया है। इसको मॉनिटर करना काफी ज्यादा जरूरत है, अगर इसको मॉनिटर नहीं करेंगे और सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो दिक्कतें देखने को मिलेगी। और खासकर जो ग्रीनलैंड है और जो यहाँ पर अंटार्कटिका वाला रीजन है, आप लोगों को पता होना चाहिए ग्रीनलैंड जो है वो जो आइस सीट है जो काफी ज्यादा पिघल रही है वो सेकंड लार्जेस्ट है, अगर आप लोग अंटार्कटिका के बाद में यहाँ पर इसके बारे में बातें करेंगे। इस ग्रीनलैंड की अगर आप लोग लोकेशन देखना चाहते हैं एग्जैक्टली ये कहां पर है, तो आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ग्रीनलैंड है ये इतना लार्ज स्केल पर पिघल रहा है जिसकी कुछ हद नहीं है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इसकी वजह से जो पानी का लेवल बढ़ रहा है, यहाँ से बर्फ जो पिघल पिघल कर गिर रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर पानी का लेवल बढ़ता हुआ जा रहा है। तो जो भी कोस्टल एरिया या फिर आइलैंड वाले एरिया है उनकी खस्ता हालत हो रखी है कि इस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, तो इसी को मॉनिटर करने की बात की जा रही है। और इसी की वजह से यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ये 3 गुना फास्टर पिघलना स्टार्ट हो गया है। तो अगर ये इसी पैटर्न में यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा तो अभी बोला जा रहा है कि सी का लेवल जो है वो 1.5 मीटर ऊपर उठ जाएगा। आप लोग ये सोचो किसी पर्टिकुलर एरिया में एक नदी है और वो नदी एक नॉर्मल एरिया में बह रही है और वो अब 1.5 गुना ज्यादा अब तरीके से बहने लगेगी, तो क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती है उससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये काफी बुरी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट कर रही है। इसी के साथ में यहाँ पर यह माना जा रहा है कि जुलाई 15 से लेके 17 तक का ये इतना ज्यादा पिघला है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इतनी बड़ी बड़ी जो यहाँ पर बर्फ की सिल्लियां हैं वो पिघल पिघल कर यहाँ पर जो है साइड में जाकर गिर गई, तो इसके चलते यहाँ पर काफी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। जो स्टडी जो की गई यहाँ पर इंडियन और जो नॉर्वे के जो साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा जब स्टडी की गई तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें देखने को मिली कि जो बेरेंट सी है और जो कारा सी है यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर काफी सारी दिक्कतें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। ये हो गया यहाँ पर बेरेंट सी। कारा सी जो है वो आप लोग जाकर मैप में नहीं हारेगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखता हूँ कौन कौन उसकी लोकेशन जाकर देखेगा, और जब भी कोई मैप बेस्ड लोकेशन जाकर देखा करो तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि आसपास वाले एरिया को भी देख लिया करो। यानी कहने कहते हैं कि नज़र थोड़ा सा इधर उधर भी घुमा लिया करो ऐसे नहीं कि बिल्कुल जैसे घोड़े नहीं होते उनके आंखों पे पट्टी बंदी होती है वो सीधे सीधे चलते हैं, घोड़े तांगे वाले देखे होंगे। जैसे ग्रीनलैंड देखा तो आइसलैंड भी देख लिया, आइसलैंड देखा तो पास में यार नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड भी है, इनके ऊपर भी नजर डाल ली। ऐसे ही मैप तैयार होता है। मैप ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको रट के चले जाओगे, माइंड में रिकॉल करना होगा। और अगर आप लोग का हिस्ट्री ऑप्शनल है वहाँ पे तो मैप का काफ़ी इंपॉर्टेंस है। स्टार्टिंग के अगर आप लोग देखोगे क्वेश्चन वहाँ पर जो कि मैप पे मानिए एक तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं, तो उसके लिए तो आप लोगों को इसको काफ़ी ज़्यादा जरूर अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग हमेशा देखेगा। कई बार कई सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों से बन जाते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कुछ छोटी छोटी न्यूज़ है यहाँ पर, ये कई बार आप लोगों के लिए काफ़ी काम की हो जाती हैं। जैसे आगे चलकर जब आप लोग अपना ITR फाइल करोगे, जैसे कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करोगे, तो आप लोगों को ये सारी छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे आप लोगों को सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएंगी कि ऐसी कोई दिक्कत भी देखने को मिलती है। यानी कि अगर आप लोगों की एक प्री डिफाइंड डेट है कि हाँ आप लोगों को 31 मार्च तक अपना ITR फाइल करना है, या फिर गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया है कि आप लोग 31 मार्च नहीं, चलो 31 जुलाई तक फाइल कर लो। उसके बाद में अगर आप लोग जाते हैं अपना ITR फाइल करने, जिसको आप लोग इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं, तो यहाँ पर लेट फी लगेगी 5,000 रुपये। अगर आप लोग की जो सैलरी है, जो इनकम है वो 5 लाख से ऊपर है पर एनम। ठीक है, तो यानी कि अगर 5 लाख एनुअल इनकम से ज़्यादा आप लोग कमा रहे हैं तो ITR में अगर आप लोगों ने देरी कर दी अपना जो इनकम टैक्स फाइल करने में, तो यहाँ पर आप लोगों को 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है ताकि लेट कोई ना जाए। जैसे हम जो है इंडिविजुअल इनकम टैक्स फाइल करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल सेम पैटर्न में अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो जीएसटी अपना बेसिकली फाइल करता है, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जिसको बोलते हैं। तो जीएसटी का जो कलेक्शन है अभी रिसेंटली ये सेकंड हाईएस्ट देखने को मिला 1.49 जुलाई के महीने में, जब यहाँ पर इसको काउंट किया गया। और ये सेंटर और स्टेट के बीच में काफी इंपॉर्टेंट टैक्स रहता है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जरूर याद रखिएगा। इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर जो ये टैक्स है जो भी अलग अलग प्रोडक्ट पे लगाया जाता है, जैसे कि आप लोग जो भी सामान खरीद रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी लगता है। आप लोग पेन कॉपी पेंसिल जो भी खरीद कर लेकर आते हैं, डीजल पेट्रोल ये सारी चीजें, तो इनके सबके ऊपर जो टैक्स लगता है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा इनडायरेक्ट वे में आप लोग पे करते हैं टैक्स जो होता है, ठीक है। और जब डायरेक्ट यहाँ पर टैक्स होता ही होता है आईटीआर, यानी कि जो आप लोग अपने आप जाकर फाइल करते हैं, इसको डायरेक्ट बोलते हैं। कोई पूछ ले आप लोगों से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में कौन सा टैक्स ज्यादा बेहतर है, तो आप लोग याद रखिएगा हमेशा आप लोगों को डायरेक्ट टैक्स ज्यादा बेहतर रहेगा। रीजन क्या है, डायरेक्ट टैक्स जो है वो एक प्रोग्रेसिव टैक्स है, और ये इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो एक रिग्रेसिव टैक्स है। मतलब डायरेक्ट टैक्स जो है वो अमीरों पर ज्यादा लगेगा और गरीबों पर कम लगेगा, क्योंकि सैलरी के हिसाब से आप लोगों को देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स अगर कोई बिस्किट खा रहा है, कोई दूध पी रहा है, कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहा है मार्केट से जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे, उसके ऊपर टैक्स लगता है। अगर वो अंबानी खा रहा है चाहे रिक्शे वाला खा रहा है, इक्वल टैक्स पे करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट के ऊपर लिखा हुआ है, अब किसको पता है कि कौन खा रहा है इसको। पर लेकिन डायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, वो अमीरों पर ज्यादा और गरीबों पर कम लगता है। इसलिए जो भी अमीर कंट्री है वहां पर डायरेक्ट टैक्स ज्यादा होता है, हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स कम होता है। इसलिए इन कंट्रीज को प्रोग्रेसिव कंट्रीज और प्रोग्रेसिव टैक्स वाली कंट्री बोलते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो दो न्यूज थी यहां पर, ये छोटी सी पर लेकिन इंपॉर्टेंट थी। 5G स्पेक्ट्रम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो 5G स्पेक्ट्रम अभी यहां पर आप लोगों ने देखा उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, तो 1.5 लाख करोड़ जो है वो गवर्नमेंट को यहां पर पैसा मिला। ये जो पैसा गवर्नमेंट को मिला है इसमें सबसे ज्यादा जो खरीदा गया है वो यहां पर खरीदा गया है जियो के द्वारा। जियो जो है वो टॉप पर है और बोला जा रहा है कि लगभग 10 गुना फास्टर स्पीड आने वाली है आने वाले टाइम में 4G के कंपेयर में, जो आप लोगों को अभी देखने को मिल रही है, यानी कि बल्ले बल्ले आप लोग ही होने वाली है। पर लेकिन याद रखिएगा ये जो एजेंसीज हैं ये आप लोगों को डेटा प्रोवाइड करा देती हैं, इनका फायदा होता है, ये तो लाइफ को एंजॉय करते हैं। आप लोगों को देखना है कि आप लोगों का फायदा क्या है। पूरे दिन बैठे हुए यूट्यूब की वीडियो जो स्क्रॉल किए जा रहे हो, शॉर्ट्स देखे जा रहे हो, रील देखे जा रहे हो, वो हरकतें नहीं करनी है। जो रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से डेटा को यूज करना है, वरना ये सारी सोशल मीडिया बनाई इसलिए गई है ताकि आप लोग ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है उनके ऊपर बैठकर अपना एंजॉय करो, एंजॉय नहीं वेस्ट करो, मतलब, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर टिके रहो। पर लेकिन आप लोगों को देखना है कि आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है, ना कि उनकी इच्छाएं फुलफिल आप लोगों को करनी है। उनकी हाथों की कठपुतली नहीं बनना है कि 10 GB डेटा बचा हुआ है सारा का सारा उड़ा दो कल वरना बच जाएगा। ये नहीं देख रहे हो कि टाइम भी तो आपके पास में डेली 24 घंटे होते हैं ना, उसको बचा लो ढंग से, उसको ढंग से यूटिलाइज कर लो, पर नहीं, डेटा यूज करना है ढंग से। इससे पता चलता है कि आप लोग की जिंदगी में किस चीज की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे ज्यादा जियो को मिला, दूसरे नंबर पर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा भारती एयरटेल, और तीसरे नंबर पर वोडाफोन और आइडिया, ठीक है। तो ये यहां पर इनके द्वारा जो है ये खरीदा गया। एक अभी यहां पर हमारे देश में एक आंदोलन चला जा रहा है जिसको रोजगार आंदोलन बोला गया। 16 अगस्त से स्टार्ट किया गया। यहां पर जो संयुक्त रोजगार आंदोलन जो समिति है उसके द्वारा यहाँ पर इसका जो है एक तरीके से इनोग्रेशन किया गया। 16 से लेकर 22 अगस्त तक चल रहा है यहाँ पर ये जंतर मंतर के ऊपर में, ताकि स्टूडेंट जो है यहाँ पर वो जॉब के लिए बातें कर रहे हैं। कई सारे स्टूडेंट जो है जो यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिलना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी जो है वो एक तरीके से दरबदर कर दी। बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनकी एज जो है वो खत्म हो चुकी है, यानी कि एक तरीके से उनकी एज ओवर एज हो चुकी है। तो यहाँ पर हर एक एग्जाम के अंदर कम से कम एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट एटलीस्ट यहाँ पर देना चाहिए। इसके लिए भी कई सारे लोग गुहार लगा रहे हैं। इसमें आप लोगों की क्या राय है, यस या फिर नो? अगर आप लोगों को लगता है ऐसा कुछ होना चाहिए तो आप लोग भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर लेकिन शांति में पार्टिसिपेट करना है, लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए पार्टिसिपेट करना है। ये नहीं कि आप लोग वहां पर जाकर दंगे हुड़दंग मचाओ, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। इसी के साथ में पावर कंजप्शन जो है वो यहाँ पर बताया गया कि बढ़ गया रिसेंटली अभी 3.8, यानी कि गर्मियों में आप लोगों को पता है बहुत सारी चीजें चलती हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पर पावर कंजप्शन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है। तो यही बातें यहाँ पर बताई गई कि रिसेंटली जो है वो पावर कंजप्शन जो है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बढ़ गया, तो उसके बारे में यहाँ पर ये बातें हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, कोई भी कंफ्यूजन इसको लेकर नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि कई बार न्यूज में रहता है जिसको बोलते हैं UNMOGIP। मतलब क्या इसका, यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये एक ऐसा ग्रुप है जो कि यहाँ पर क्रिएट किया गया था किस टाइम पर, जब जम्मू एंड कश्मीर का जो मुद्दा है ये यहाँ पर जब पहुंचा इसके यूएन के अंदर में, तो ये इमर्ज हुआ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिजोल्यूशन से, जो कि यहाँ पर आज की डेट में आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान यहाँ पर सेटअप किया गया इस चीज को देखने के लिए। अगर बात करें 1949 कराची एग्रीमेंट के हिसाब से यहाँ पर,
तो यहाँ पर ये मानता है कि सीज फायर को किस तरीके से लेकर चलना है। दोनों पार्टी के द्वारा कंप्लेन की जाती है कई बार। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मुद्दा रहता है कश्मीर का, हालांकि कश्मीर जो है वो हमारा एरिया है, पर लेकिन वही है कि पाकिस्तान ने गलत तरीके से उसको हथिया, क्योंकि हमारी कंट्री के साथ में जो है कश्मीर के लीडर जो है वो मिलना चाहते थे जब पाकिस्तान के द्वारा अटैक कर दिया गया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन भी साइन किया गया। तो दोनों के बीच में शांति बनाकर रखने के लिए ग्रुप बनाया गया। हालांकि ये सारे ग्रुप ऐसे रहते हैं कि अपने मजे लेने के लिए रहता है। अमीर कंट्री जो है गरीब कंट्री को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ऐसी हरकतें करती है। जगह जगह ऐसी हरकतें की गई हैं यहाँ पर हमेशा से। तो ये हमेशा से लड़ते हुए आ रहे हैं, आपस में लड़ते रहेंगे तो ये अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहेंगे। तो ये ऐसा मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसलिए कहते हैं अगर आप लोग लड़ोगे कोई की तीसरा कोई फायदा उठाकर चला जाएगा। इसलिए हमेशा कोशिश करनी है कि जिंदगी में अपनी लाइफ को एंजॉय करो, कभी भी किसी के साथ में झड़प नहीं करनी चाहिए फालतू में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकते हैं यहाँ पर। ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाएगा। साइंस एंड टेक के अंदर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 3 के अंदर में ये बात की जा रही है साइबर पर्व के बारे में। तो यहाँ पर अभी किसके द्वारा इसको रिलीज किया गया, याद रखिएगा, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा यहाँ पर रिलीज किया गया, जिसके चलते कई सारे इनिशिएटिव हैं यहाँ पर, जिसमें मिलकर काम किया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा भी, ताकि साइबर क्राइम जो हो रहे हैं उनको रोका जा सके। आप लोग याद रखिए, कोई भी साइबर क्राइम किसी भी तरीका होता है तो इसको आप लोग जाकर दर्ज कर सकते हैं। बाकायदा यहाँ पर आप लोगों के लिए पोर्टल प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। तो इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। हालांकि बात करें I4C जो है ये सेटअप किया गया था MHA के द्वारा 2018 में। कई बार आप लोगों से पास्ट में एग्जाम में पूछा भी जा चुके हैं। आई का मतलब क्या है यहाँ पर, सी का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है और सी का मतलब क्या है, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका मतलब है इंडियन जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इसको बोलते हैं, I4C और MHA का है यहाँ पर ये, ताकि इस तरह की एक्टिविटी को यहाँ पर रोका जा सके और लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड कराया जाए कि कैसे यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल करना है। इसलिए इसको साइबर दोस्त के नाम से भी आप लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, ये क्या है, कहाँ से आगे निकल कर। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, माइंड में क्लियर रहेंगी तो आप लोगों को फायदा रहेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। गैलेंट्री अवार्ड के बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। यहाँ पर बहादुरता के लिए दिए गए जो अवार्ड है यहाँ पर हमारे देश में अभी ये 26 जनवरी पर दिए जाते हैं। तो 107 यहाँ पर ये दिए गए, जिसमें अलग अलग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जैसे 3 कीर्ति चक्र यहाँ पर, 13 शौर्य चक्र, 2 बार सेना मेडल यहाँ पर आप लोगों को, 21 सेना मेडल, 1 नैनो सेना मेडल। तो कई सारे ऐसे मेडल यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट अभी रिसेंटली किए गए हैं। पुलिस मेडल भी दिए गए यहाँ पर, जो कि अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर देते हैं। तो इनके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि यहाँ पर इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोगों से परमवीर चक्र जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है, ठीक है। इसी के साथ में कीर्ति चक्र जो है वो हाईएस्ट अवार्ड है पीस टाइम। तो ये मैंने डिस्कस किया था, आप लोग याद रखिएगा। तो आंसर ए हो जाता है, ठीक है। तो वॉर टाइम और पीस टाइम जो अवार्ड दिए जाते हैं हमारे देश में, ये आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन कम से कम पता होनी चाहिए। अगर आप लोगों से पूछे तो आंसर क्या होगा, ठीक है। कुछ और बातें यहाँ पर अगर बात करें, हमारी कंट्री में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, जिनका नाम है वीके सक्सेना, जो कि मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि इनके बारे में आप लोगों को बताना है कि ये पर्सनैलिटी कौन है, ठीक है। तो ये दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है वीके सेना, जो कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। तो इनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें आप लोगों को बता रहा हूँ याद रखिएगा। इनके द्वारा अभी 16 ऐसे पार्क हैं जो कि यहाँ पर जो अनसंग हीरोज हैं, जिनके बारे में कोई बातें नहीं करता था, उनके नाम पर यहाँ पर अभी पार्क रखे गए हैं, ठीक है। तो अगर दिल्ली के अंदर से आप लोग आते हैं तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर में 30 फीट टोल यहाँ पर एक स्टेचू महात्मा गांधी जी की अनवील की गई विजयवाड़ा के अंदर में। गवर्नर है जिनका नाम है बिश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है। तो इनके द्वारा उसको अनवील किया गया है। तो स्टेट पीसीएस के लिए आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं, छोटे छोटे से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इंडिया के द्वारा अभी डोइनर जो ये अभी जो एक जहाज है, ये किसको दिए गए यहाँ पर, ये श्रीलंका की नेवी को यहाँ पर दिए गए, ठीक है। और एक और बात याद रखिएगा, बांग्लादेश जो है नेशनल मरीन डे जो है यहाँ पर, ये एक तरीके से जो डे सेलिब्रेट किया जाता है 15 अगस्त को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है बांग्लादेश के अंदर में। मतलब क्या होता है मॉर्निंग डे का, इसका मतलब होता है शहादत, शोक मनाना, एक तरीके से विलाप करना आप लोग, ठीक है। तो ये 15 अगस्त को यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जो कि आप लोगों को हल्का सा इसके बारे में याद रखना है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है, तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आज के जो एसएलवी कमांडो है यहाँ पर, इनके द्वारा काफ़ी अच्छे से आंसर दिए गए। तो सानू के द्वारा काफ़ी डिटेल में, कल की वीडियो के नीचे जाकर देखना, मैंने पिन कर दिया था, जिससे कि आप लोग कोई भी डाउट देखने को न मिले। कोई भी कंफ्यूजन हुआ करे तो आप लोगों को क्लियर करके आगे बढ़ना है, क्योंकि कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछाते हैं, तो माइंड में क्लियरिटी रखनी है। एक बार अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग उनको लिख कर देख लोगे तो लंबे समय तक आप लोग इनको याद भी रख पाते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को चीज़ों को लेकर चलना है। 5 नए शब्द हैं जो कि आप लोग जिनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। इसी के साथ में इनके सिनोनिम्स हैं और एंटोनिम्स हैं, जो कि आप लोगों को इंग्लिश इंप्रूव करने का काम करेंगे। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ये एक शब्द है हुच, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था रिसेंटली अभी यहाँ पर।
जिसका मतलब होता है इन्फीरियर एल्कोहल, यानी कि जो दवाई बोल रहा हूँ, जो कि ये होता है, क्या बोलते हैं, जो दारू होती है वो इन्फीरियर तरीके की लेना। आप लोगों को एक आर्टिकल बताना है, हमारे संविधान में एक आर्टिकल है जो कि स्टेट को रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है डीपीएसपी का, कि आप लोगों को ये ऐसी कोई भी हरकत होने से सोसाइटी में रोकनी है, तो वो आर्टिकल आप लोग बताइए। नेक्स्ट है यहाँ पर स्पूरियस, यानी कि जाली, कुछ भी फेक होना, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे काउंटरफिट करेंसी होती है, ठीक है। तो ये शब्द भी आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इनके एंटोनिम्स भी आप लोगों के सामने रहते हैं, जिसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बूथलाइगर, यानी कि चोरी से किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, इलीगल तरीके से प्रोडक्ट बेचना, तो ये शब्द आप लोग देखते हैं यहाँ पर, इसको इस्तेमाल किया जाता है कई बार, तो इसके बारे में आप लोगों को हल्का सा आइडिया कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर कंप्लिसिटी, यानी कि एक तरीके से सहअपराध, यानी कि मिलकर अपराध कराना, एक तरीके से कॉम्प्लेक्स कोई सिचुएशन ऐसी, तो ये याद रखिएगा। कॉन्टिग्यूस होता है यहाँ पर विवादास्पद, ठीक है। तो कंट्रोवर्शियल जो स्टेटमेंट आप लोग देखते हैं, कई बार कई इंसान दे देते हैं, कई सारे बच्चे काफी अच्छे फॉर्म करते हैं यहाँ पर सेंटेंस, तो आप लोग जरूर फॉर्म किया कीजिए। कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, काफी शानदार आज का ये डिस्कशन था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस किए। पीडीएफ अगर लगे लेक्चर की आप लोगों को चाहिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आप लोगों को सारी पीडीएफ मिल जाती है एक जगह इकट्ठी, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए पीडीएफ रहती है, और आंसर राइटिंग में 2 क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा, वो आप लोग जरूर इसको अटेम्प्ट कीजिएगा, तो अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और फीडबैक जरूर देना। तो आज का डिस्कशन कैसा लगा जरूर बताएगा, अच्छे से जिंदगी को एंजॉय करो यार, खुश रहो, ठीक है। कभी भी टेंशन लेके किसी का भी भला नहीं हुआ, अगर हो जाता तो सबसे ज्यादा मैं ही ले लेता, ओके। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और यहाँ पर आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं सारे सोशल मीडिया हैंडल। कोई आप लोगों को लगता है पर्सनल चीज शेयर करनी है तो studyloveer@gmail.com पर आप लोग बोल सकते हैं। बाकी आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।